नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। कल सोशल साइंस की मैराथन डाली गई, आप सब ने कमेंट में कहा है कि साइंस की मैराथन एक्सपेक्ट कर रहे थे आप सब। तो आज साइंस की मैराथन है। चलिए, अब कुछ टाइम ज़्यादा बचा नहीं है आपके एग्जाम्स के लिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैराथन क्लासेस हो सकेंगी सोशल साइंस हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे टिल आपके एग्ज़ाम तक। जब तक आपके एग्जाम्स चल रहे हैं मैराथन क्लासेस आती रहेंगी, प्रैक्टिसेस होते रहेंगे। अब देखते हैं कि ट्रेंड क्या होता है पेपर का, कैसे पेपर आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हमारी तरफ से ये पूरा प्रयास रहेगा कि जितने मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हैं, जो आपका सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करवाई जा सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज साइंस की मैराथन है और इस साइंस की मैराथन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, चीज़ों को समझते हुए पढ़ना है, जैसा कि हम हमेशा पढ़ते हैं। क्योंकि अगर एक बार चीज़ें समझ ली जाती हैं तो वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक रहती हैं। बार बार चीज़ों को पढ़ना नहीं पड़ता, रिवाइज नहीं करना पड़ता। और सिर्फ एक एग्ज़ाम आदमी को नहीं देना होता है, इंसान बहुत सारे एग्जाम्स देता है और साइंस तो सबका पार्ट ही है। पहला सवाल है कि थैली में बंद बीज किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन है आप सबके सामने, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। मतलब थैली में बंद बीज, थैली में बंद बीज का मतलब है कि जो बीज फलों के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं। जैसे आम खाया होगा आपने, जब आम पक जाता है या कच्चा होता है तो आम खा लेते हैं आप। आम का जो बीज होता है वो फल के अंदर होता है। तो वही कहा है कि थैली में बंद बीज, मतलब वो बीज जो फलों के अंदर रहते हैं। आपने आम खाया, आम की जो गुठली है वो किस में होती है, फल के अंदर होती है। तो वही कहा है कि ऐसे कौन जो फल के अंदर रहते हैं। थैली में बंद मतलब जो बीज फल के अंदर रहते हैं, फल के अंदर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। जैसे आम खाया, आम तो आप सभी ने खाया है, उसमें आप आम खा लेते हैं, जो उसकी गुठली लोग कहते हैं, उसका जो बीज होता है वो अंदर होता है। तो जो फलों के अंदर होते हैं जो बीज, वैसे बीज क्या कहलाते हैं, वो किस वर्ग में आते हैं। तो बताइए किस वर्ग में आते हैं। तो वो आते हैं किसमें, एंजियोस्पर्म में। जैसे आम है, सूरजमुखी है, अरे कुछ भी लगा दी, जामुन खाते हैं आप सब, जामुन का फल खा लेते हैं और अंदर गुठली होती है। तो कोई भी ऐसा पौधा, कोई भी ऐसा फल जिसमें सबसे अच्छा उदाहरण तो मुझे आम लगता है, क्योंकि आम हर जगह पाया जाता है। तो जब आप आम खाते हैं तो उसकी गुठली अंदर होती है। तो वही उसी तरह के बीज क्या कहलाते हैं, एंजियोस्पर्म कहलाते हैं। क्योंकि एक चीज़ और मैं बता दूं कि हर बीज फल के अंदर नहीं होता है। आपको लगे कि हर बीज फल के अंदर होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म में जो बीज होते हैं, ये जिम्नोस्पर्म, इसमें जो बीज होते हैं वो फल के अंदर नहीं होते हैं, बल्कि नॉर्मल बाहर बीज होता है। ये फल की किसी भी फल के अंदर बीज नहीं होते हैं। और इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं, जैसे चीड़ है, देवदार है, चीड़ है, देवदार है। तो जो इनके बीज होते हैं वो किसमें होते हैं, फल के अंदर नहीं होते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि अरे हमने तो जितने फल खाए हैं सबके बीज उसके अंदर होते हैं। जैसे संतरा खाते हैं आप, तो संतरे में वो जो बीज होते हैं आपको अंदर मिल जाते हैं, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म वर्ग में आ जाएगा। आप आम खाते हैं, आम की जो गुठली होती है आपको अंदर मिल जाती है, ठीक है, वो एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। ये जो बीज हैं वो फल के अंदर होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज हैं जो फल के अंदर नहीं होते, जो फल के अंदर नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। मान लीजिए नहीं आ गया फिर, तो जो बीज फल के अंदर नहीं होते हैं उनको जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और वो चीड़ और देवदार उसके उदाहरण, जो इनके बीज होते हैं वो किसी भी फल के अंदर नहीं होते हैं। और दो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में बीज ही नहीं होते, बीज ही नहीं होते। क्लियर? तो थोड़ा सा इसको याद रखिएगा कि थैली में बंद मतलब फल के अंदर, थैली में बंद जो बीज हैं वो किस वर्ग में आते हैं। तो जो थैली में बंद होते हैं या जो फलों के अंदर बंद होते हैं वो एंजियोस्पर्म में आते हैं। जैसे आम है, संतरा है, इनके जो बीज हैं जब आप फल को खाते हैं तो उसके अंदर आपको मिलते हैं, वही एंजियोस्पर्म है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज हैं जो फल के अंदर नहीं होते हैं, तो उन्हें बोलते हैं जिम्नोस्पर्म। तो दोनों में से कोई भी सवाल पूछ सकता है। और जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है चीड़ और देवदार। और ये जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा है, इनमें बीज ही नहीं होते हैं। क्लियर? चल, तो थोड़ा सा याद रखिएगा कि थैली में बंद बीज, फल के अंदर जो बीज होते हैं वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म, जैसे आम है, संतरा है। और जो फल के अंदर बीज नहीं होते हैं वो जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। पूछ कुछ भी सकता है एग्जाम में, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं।
रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? रक्तचाप मतलब जो ब्लड प्रेशर है उसको नापने के लिए, रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? ऑप्शन है आपके सबके सामने, बैरोमीटर, स्फिग्नोमीटर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर। तो जो रक्तचाप है या जो उसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, तो उसको नापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो रक्तचाप को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? आप भी खुद का इवैल्यूएशन करते चले जाइए, खुद का इवैल्यूएशन करिए कि क्या हमसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या हम प्रिपेयर हैं जो अपना अपकमिंग एग्जाम्स आप देने वाले हैं। हम तो बता ही रहे हैं, खुद का इवैल्यूएशन करिए। तो जो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्फिग्नोमीटर का उपयोग होता है। क्लियर? बैरोमीटर का उपयोग किसमें होता है? बैरोमीटर का उपयोग होता है वायु दाब मापने के लिए, दाब मापने के लिए, वायु दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग होता है। ऑक्सीमीटर क्या नापता है? ये ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को नापता है, आपके रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को, ऑक्सीजन लेवल को नापने का काम करता है। और थर्मामीटर क्या नापता है? आप सबको पता है, टेम्परेचर, तापमान। तो चलिए ऐसे पढ़ेंगे हम थोड़ा कि इस अकॉर्डिंग चीज़ें की जाएं कि आपको एक ही जगह सारी चीज़ें पता चल जाएं। अब ऑप्शंस दिया हुआ है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सब जानें। तो रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए स्फिग्नोमीटर का यूज होता है। तो अगर कभी आ जाए कि ब्लड प्रेशर किस में नापा जाता है, तो स्फिग्नोमीटर में। आ जाए बैरोमीटर में क्या नापा जाता है? तो वायु दाब मापा जाता है। आ जाए ऑक्सीमीटर में क्या नापा जाता है? तो ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को नापने में काम आता है ऑक्सीमीटर। हमारे ब्लड में कितना ऑक्सीजन है उसको कौन नापेगा? उसको ऑक्सीमीटर नापेगा। और थर्मामीटर आप सबको पता है, टेम्परेचर नापने में काम आता है। तो अगर आ जाए कि आपके ब्लड में कितनी ऑक्सीजन है, कौन नापेगा? तो वो नापेगा ऑक्सीमीटर। और स्फिग्नोमीटर क्या नापेगा? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। और वायु दाब को मापने में क्या आता है? वायु दाब को मापता है बैरोमीटर। और थर्मामीटर टेम्परेचर नापता है। तो पूछा क्या था रक्तचाप को नापने में? तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमीटर। क्लियर? चलिए बैरोमीटर एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। बैरोमीटर वायु दाब को, ऑक्सीमीटर ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को, कि ब्लड में आपकी कितनी ऑक्सीजन है उसको कौन नापेगा? ऑक्सीमीटर। बॉयल का नियम किससे संबंधित है? बताइए, बॉयल का नियम किससे संबंधित है? बॉयल का नियम, ऑप्शन है आप सबके सामने, द्रव, ठोस, गैस, प्लाज्मा। किससे संबंधित है और क्या कहता है बॉयल का नियम? बॉयल का नियम कहता है कि स्थिर तापमान पर, स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? बॉयल का नियम क्या कहता है? दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैं ये इसलिए बता रही हूं क्योंकि इससे आपको सवाल बॉयल के नियम से देखने को मिलेंगे, लेकिन क्या सवाल देखने को मिलेगा कोई नहीं जानता है। तो सबसे पहले बॉयल का नियम तो जानना जरूरी है कि आखिर ये कहता क्या है, तब तो कैसे भी सवाल आएंगे तो बनेगा आपसे। तो क्या कहता है बॉयल का नियम? बॉयल का नियम कहता है स्थिर तापमान पर टेम्परेचर कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब ये आयतन है और किसके व्युत्क्रमानुपाती है? दाब के। इसका मतलब ये होता है कि यदि आयतन बढ़ेगा तो दाब घटेगा, और यदि दाब बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, कि यदि आयतन बढ़ाया जाएगा तो दाब घटेगा, और यदि दाब बढ़ाया जाएगा तो आयतन घटेगा। तो जो बॉयल का नियम है वो किस पे लागू होता है या किससे संबंधित है पूछा गया है। तो यहाँ क्या लिखा गया है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि बॉयल का नियम किसके लिए? किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये किससे संबंधित है? ये गैस से संबंधित है। ठीक है, ये पता चल गया। लेकिन मान लीजिए जैसे बॉयल का नियम आपके सिलेबस का पार्ट, ज़रूरी नहीं है यही सवाल पूछे, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो क्या आपको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि बॉयल का नियम आप पूरा जानें कि आखिर बॉयल का नियम क्या कहता है, बॉयल के नियम की क्या सूत्र है और बॉयल का नियम किससे संबंधित है। जब आप सारी चीज़ें जान लेंगे तो बॉयल का नियम अगर आपके सिलेबस का पार्ट है तो कुछ भी पूछे ना एग्जाम में, कुछ भी पूछे आपको सब बनेगा। तो सिर्फ इतना जानना जरूरी नहीं है कि बॉयल का नियम किससे संबंधित है और हमने जान लिया गैस से और आगे बढ़ जाते हैं। बॉयल का नियम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो बॉयल का नियम क्या कहता है? स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लीजिए
मान लीजिए ये सूत्र दे दिया आपके एग्जाम में, ये सूत्र दे दिया और कहा कि ये किसका सूत्र है, ओम का नियम है, बॉयल का नियम है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। कैसे जानेंगे आप कि ये किसका नियम है? लेकिन अगर आपने पढ़ा है कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम है, तो इस सूत्र को देखते ही आप टिक लगा के आ जाएंगे बॉयल का नियम। दूसरी चीज, बॉयल के नियम में, बॉयल का जो नियम है वो किसके स्थिर होने पे नापा जाता है? तो वो तापमान के स्थिर होने पे नापा जाता है, जब जो टेम्परेचर है वो स्थिर होता है। तो पूछ लेगा बॉयल के नियम में स्थिर क्या होता है, तो बॉयल के नियम में स्थिर क्या होता है? टेम्परेचर। और स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूछ लेगा बॉयल के नियम के अंतर्गत, ध्यान से सुनिएगा, बॉयल के नियम के अंतर्गत यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसके दाब में क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा? ऑप्शन दे दिया जाएगा, दाब बढ़ेगा, दाब घटेगा, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा को, आयतन को बढ़ाया जाएगा बॉयल के नियम के अनुसार, तो आपको क्या लगा के आना है कि उसका दाब घटेगा। क्यों? क्योंकि बॉयल का नियम कहता है कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सवाल कैसा भी पूछेगा तो सब चीजें पता होनी चाहिए। किसके स्थिर होने पे बॉयल का नियम नापा जाता है? तो तापमान स्थिर होने पे। किससे संबंधित है? तो गैस से संबंधित है। बॉयल के नियम के अंतर्गत यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसके दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो दाब घट जाएगा। बॉयल के नियम के अनुसार यदि किसी गैस का दाब बढ़ाया जाएगा, प्रेशर बढ़ाया जाएगा, तो आयतन क्या होगा? तो आयतन घट जाएगा। कुछ भी पूछ सकता है किसी भी प्रकार से, तो थोड़ा सा आराम से जब कोई चीज़ पढ़िए तो सारी चीज़ें एक जगह। ठीक है, तो अब पता चल गया कि बॉयल का नियम क्या है, कि किसी स्थिर तापमान पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का जो आयतन होता है वो उस गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और बॉयल के नियम के अनुसार यदि किसी गैस का आयतन बढ़ाया जाएगा तो उसका दाब घटेगा, और यदि दाब बढ़ाया जाएगा तो आयतन घटेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, और ये किससे संबंधित है? तो ये गैस से संबंधित है। और अगर सूत्र दे दे कि ये सूत्र किससे संबंधित है, किस नियम से, ओम का नियम, बॉयल का नियम, तो जानिएगा कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती किस नियम से होता है? ये बॉयल के नियम से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बॉयल का नियम किससे संबंधित है? गैस से। मधुमेह रोग के संग के खराब होने के कारण होता है, जो मधुमेह होता है, क्या बोलते हैं मधुमेह को? डायबिटीज। डायबिटीज रोग के संग के खराब होने के कारण होता है यकृत, लीवर, हृदय, अग्नाशय, किडनी। अग्नाशय को पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज। किसके खराब होने के कारण होता है? जो आपको डायबिटीज होती है, और डायबिटीज तो आजकल लोगों की बहुत कॉमन समस्या बन गई है। हर घर में 1-2 शुगर पेशेंट आपको मिल जाएंगे, और बहुत ही ज़्यादा बुरी बीमारी है। तो जो मधुमेह है, डायबिटीज़ है, वो किस अंग के खराब होने के कारण होता है? तो वो किस अंग के? पैंक्रियाज के खराब होने के कारण होता है। क्योंकि आप सबको पता है पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय किस हार्मोन को रिलीज करता है? ये इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन को। और इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन क्या करता है बताइए? इंसुलिन हार्मोन ब्लड में जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब आप खुद बताइए कि जब पैंक्रियाज खराब हो गया तो वो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज नहीं करेगा, और जब इंसुलिन हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहा है तो ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल रहेगा? नहीं रहेगा। और जब ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा तो अपने आप ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा और डायबिटीज होगी। तो इसलिए जिनको डायबिटीज़ होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से दिए जाते हैं, उनको इंजेक्ट किया जाता है बाहर से इंसुलिन हार्मोन। तो मधुमेह रोग यानी कि डायबिटीज रोग किसके खराब होने के कारण होता है? तो मधुमेह रोग होता है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के खराब होने के कारण। अब कोई पूछ ले कि पैंक्रियाज के खराब होने से कैसे शुगर लेवल अनियंत्रित होता है? क्योंकि जो पैंक्रियाज है वही इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है, और यही इंसुलिन हार्मोन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो अगर पैंक्रियाज खराब हुआ तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा। जब इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा और शुगर लेवल बढ़ेगा, और जब शुगर लेवल बढ़ेगा तो डायबिटीज रोग होगा। इस वजह से डायबिटीज रोग किस अंग के खराब होने के कारण होता है? तो वो अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के खराब होने के कारण होता है। और पैंक्रियाज किस हार्मोन को रिलीज करता है? तो इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करता है। इंसुलिन क्या काम करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है।
और जब ब्लड में जब ये इंसुलिन को रिलीज नहीं करेगा तो ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होगा, तो डायबिटीज रोग होना तय है। क्लियर? तो किस अंग की खराबी के कारण होती है डायबिटीज? अग्नाशय, पैंक्रियास। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? बताइए कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं इंसुलिन, एड्रेलिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। बताइए कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? जल्दी बता दीजिए। कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है एड्रेनाइलिन। और ये क्यों स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? ये किसी भी तरह की, जैसे कोई मान लीजिए आप, जैसे मुझे है तो मुझे मान लीजिए छिपकली से डर लगता है, या किसी भी व्यक्ति को किसी चीज़ से डर लगता है, और अगर हमें वो छिपकली दिखी तो ये हार्मोन क्या करता है कि हमें पहले से ही उसके लिए अवेयर कर देता है। तो किसी भी तरह की जो घटनाएं हैं उनसे हमें सचेत करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? तो यही एड्रेनल हार्मोन होता है। इसे एप्रिनेफ्रिन भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। तो एड्रेनल जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। और ये शरीर को क्या करता है? शरीर को तनावपूर्ण और खतरनाक स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मान लीजिए हमें कोई ऐसी चीज़ दिखी जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, जो हमारे हित में नहीं है, तो सडन हमें मान लीजिए शेर दिखा, तो हम शेर से बच गए, हम आगे नहीं गए, तो हमें किसने अवेयर किया? हमें इसी एड्रीनल हार्मोन ने अवेयर कर दिया। तो किसी भी तरह की खतरनाक स्थिति के लिए शरीर को अवेयर करना किसका काम होता है? एड्रीनल हार्मोन का। क्लियर? तो कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? तो एड्रीनल। और ये क्या करता है? किसी भी तरह की खतरनाक स्थितियों से मानव शरीर को सचेत कर देता है। खतरनाक स्थितियों से क्या काम करता है? सचेत करने का काम करता है। और किस ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। और शरीर को खतरनाक और तनावपूर्ण स्थितियों से सामना करने के लिए तैयार करता है। यही है एड्रेनल हार्मोन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेस हार्मोन। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि स्ट्रेस हार्मोन निम्नलिखित में से किस हार्मोन को कहा जाता है, और पूछा भी वही है कि स्ट्रेस हार्मोन क्या कहलाता है? तो एड्रेनाइलिन। एड्रेनाइलिन को रिलीज कौन करती है? कौन सी ग्रंथि? तो एड्रेनल ग्रंथि। और ये क्या करता है? शरीर को खतरनाक स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? मैंने अभी बताया, इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन क्या है? क्या है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन? ये प्रजनन हार्मोन है। क्लियर? मेल और फीमेल के। तो थोड़ा सा इनको याद रखना है कि कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन है? एड्रेनाइलिन। मान लीजिए सवाल आ गया कि आपको खतरनाक स्थितियों का सामना करने के लिए कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो वो यही हार्मोन है एड्रेनाइलिन। किस ग्रंथि द्वारा रिलीज हो रहा है? एड्रीनल। ठीक है। चलिए, इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल कंट्रोल कर रहा था, और ये दोनों तो प्रजनन हार्मोन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीतल किसकी मिश्र धातु है? आप सबको पता है पीतल मिश्र धातु है। ठीक है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? किन दो धातुओं से मिलकर बनी होती है पीतल? आपके सामने ऑप्शन है तांबा और जस्ता, लोहा और कार्बन, एल्यूमिनियम और जस्ता, तांबा और टिन। बताइए पीतल किसकी मिश्र धातु है? जल्दी बता दीजिए कि पीतल किसकी मिश्र धातु है। बताइए पीतल किसकी मिश्र धातु? मिश्र धातु वो होती हैं जो दो या दो से अधिक प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती हैं। जो पीतल है वो तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। और पीतल का उपयोग घर के सजावटी सामानों में होता है। जो घरेलू सामान है, सजावटी सामानों में होता है। तो थोड़ा सा क्या याद रखना है आपको कि जो पीतल है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। क्लियर? तो पीतल किन दो धातुओं से मिलकर बनी है? तांबा और जस्ता। और इसका उपयोग पाइपिंग में होता है, घर के जो सजावटी सामान है उसमें पीतल का उपयोग होता है। और पीतल आप सबके घरों में कभी ना कभी आपने देखा होगा। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है? दो धातुओं से मिलकर बनी होती है, तांबा से और जस्ता से। याद रखना है, ये सवाल बहुत बार पूछा जाने वाला सवाल है। जिनको पता था अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था उनको पता चल गया और आपका रिवीजन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिवीजन। तो ये जो पीतल है वो किसकी मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता की, जिसमें तांबा थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है और जस्ता कंपैरेटिवली तांबा थोड़ा कम मात्रा में होता है। ठीक है,
तो तांबा किस, अगर पूछ ले कि पीतल में ज़्यादा क्या होता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में तांबा होता है और जस्ता कंपैरेटिवली कम होता है, और तांबा और जस्ता से मिलके बनी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई थी? बताइए, तत्वों की जो आवर्त सारणी है वो किसने बनाई थी? आवर्त सारणी। और एक सवाल मैं पूछती हूँ कि आज जो आधुनिक आवर्त सारणी का जो जनक है वो किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। चलिए, आवर्त सारणी किसने बनाई? न्यूटन, डेमोक्रिटस, मेंडलीव, डाल्टन। किसने बनाई थी आवर्त सारणी? किसने बनाई थी बताइए? चलिए, आवर्त सारणी किसने बनाई थी? देखिए, जो आवर्त सारणी है उसको बनाने का श्रेय आधुनिक आवर्त सारणी को मेंडलीव को जाता है। तो अगर आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? मेंडलीव को कहा जाता है। और इन्होंने किस आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी बनाई, ये भी सवाल पूछता है। तो इन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसको किस आधार पे बनाया गया है, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान? तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई है। तो आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई? मेंडलीव ने बनाई। इन्होंने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया। और आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन कहे जाते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को ही कहा जाता है। और आवर्त सारणी आप सबको पता है ना, उसमें तत्व व्यवस्थित होते हैं अलग अलग। तो इसमें तत्वों को किस आधार पे व्यवस्थित किया गया? तो उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया गया। तो सवाल हर तरह से पूछा जाता है। पहला सवाल, तत्वों की आवर्त सारणी किसने बनाई, या आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मेंडलीव को कहा जाता है। मेंडलीव ने आवर्त सारणी में तत्वों को जो व्यवस्थित किया वो किस आधार पर व्यवस्थित किया? परमाणु संख्या के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान दोनों के आधार पे। तो राइट आंसर है परमाणु द्रव्यमान के आधार पे, परमाणु द्रव्यमान के आधार पे व्यवस्थित किया। आएगा ये सवाल कि परमाणु संख्या के आधार पे व्यवस्थित है आधुनिक आवर्त सारणी के तत्व की परमाणु द्रव्यमान के आधार पे? तो किस आधार पे व्यवस्थित है? परमाणु द्रव्यमान के आधार पे। और आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई है? मेंडलीव ने बनाई है। क्लियर? चलिए, ये जरूर याद रखिएगा। एक तो आवर्त सारणी ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव हैं, बढ़िया बात है। लेकिन जो इसमें इन्होंने सारणी बनाई है उसमें तत्व किस आधार पे व्यवस्थित हैं? तो उसमें तत्व परमाणु द्रव्यमान के आधार पे व्यवस्थित हैं। और ये सवाल पूछा जाता है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव और परमाणु द्रव्यमान के आधार पे इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया है। ठीक है, चलिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है मैडम क्यूरी, आइंस्टाइन, रदरफोर्ड, बैकरल। जल्दी बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? आप खुद को भी तो इवैल्यूएट करिए कि कितनी चीज़ें आपसे आ रही हैं, सामने एग्जाम है आपके। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटी की खोज बेकरल ने की थी। और इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि यूरेनियम और उसी से मिलते जुलते कुछ तत्वों से एक अदृश्य किरणें निकलती थी, एक अदृश्य किरणें निकल रही थी। तो उसी को क्या नाम दे दिया गया? उन अदृश्य किरणों को रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का खोज का श्रेय किनको जाता है? बैकरल को। और अगर डेट आ जाए कि इन्होंने कब खोज की थी, तो वो डेट जरूर याद रखिएगा, 1896 ईस्वी में। क्लियर? तो 1896 ईस्वी में बेकरल ने किसकी खोज की? रेडियो एक्टिविटी की। और रेडियो एक्टिविटी है क्या? कि इन्होंने देखा कि जो यूरेनियम है और उसके लवण हैं उनसे क्या एक अदृश्य प्रकार की किरणें निकलती हैं, और उसी को इन्होंने क्या नाम दे दिया? रेडियो एक्टिविटी। कि जो यूरेनियम है और इसके कुछ लवण हैं उनसे क्या निकल रही है? एक अदृश्य किरणें निकल रही। तो उन्हीं किरणों को नाम दिया गया रेडियो एक्टिविटी। क्लियर? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय किन्हें जाता है? बैकरल को जाता है। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि तो फिर आखिर मैडम क्यूरी ने क्या खोजा था? तो मैडम क्यूरी ने दो तत्वों की खोज की थी। और वो दो तत्व कौन थे जिनकी मैडम क्यूरी ने खोज की? वो थे पोलोनियम, इससे लिख देते हैं क्लियर रहेगा, पोलोनियम और रेडियम। पोलोनियम और रेडियम, इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर इन दो तत्वों की खोज की थी। तो मैडम क्यूरी और उनके पति ने किनकी खोज की थी? पोलोनियम और रेडियम तत्वों की खोज की थी। और रेडियो एक्टिविटी का खोज का श्रेय किसे जाता है? बैकरल को। ये बैकरल।
इन्होंने ही देखा था कि यूरेनियम और उसके लवणों से एक अदृश्य प्रकार की किरण दिखाई देती है। तो वो अदृश्य प्रकार की किरण है क्या, उसको क्या नाम दिया जाए, तो उसको रेडियो एक्टिविटी नाम दे दिया गया। और मैडम क्यूरी ने किन दो तत्वों की खोज की थी, तो पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। तो बैकरेल को किसकी खोज का श्रेय दिया जाता है, रेडियो एक्टिविटी की खोज का श्रेय दिया जाता है। किस अंग को रक्त का कारखाना कहा जाता है, बताइए कौन सा अंग है जिसे रक्त का कारखाना कहा जाता है। आप सबके सामने ऑप्शन है, यकृत, लीवर, अस्थि मज्जा, तिल्ली, फेफड़ा। किसे रक्त का कारखाना कहा जाता है, बताइए रक्त का कारखाना किसे कहा जाता है, बताइए। रक्त का कारखाना कहा जाता है अस्थि मज्जा का, बोन मैरो को। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम इसलिए देती हूँ क्योंकि आप भी थोड़ा सा ये सोच सकें कि राइट आंसर क्या होगा। और जब कोई आंसर क्वेश्चन सामने आता है तो वो दिमाग में बैठता है कि आखिर इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या हमने सही लगाया है, हमसे गलती कहाँ हो रही है। क्लियर। तो रक्त कारखाना किसे कहा जाता है, रक्त का कारखाना अस्थि मज्जा को कहा जाता है। और अस्थि मज्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोन मैरो। बोन मैरो। क्यों कहा जाता है अस्थि मज्जा को रक्त का कारखाना, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, जितनी भी ब्लड सेल्स हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, वो कहाँ बनती हैं, जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं मैक्सिमम वो इसी अस्थि मज्जा में बनती हैं। जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लेटलेट्स, ये सब कहाँ बन रही हैं, ये सब इसी अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती हैं। इसीलिए कहा जाता है इसको रक्त का कारखाना। तो सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं होता है कि रक्त का कारखाना इसको कहते हैं, बढ़ जाते हैं, थोड़ा कारण भी तो जानिए, तब तो दिमाग में बैठेगा, तब तो आगे लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहेंगी, तब तो समझ में आएगा कि हाँ आखिर क्यों कहा जाता है। तब तो ये दिमाग में बैठेगा कि अच्छा हमने पढ़ा है कि बोन मैरो को रक्त का कारखाना क्यों कहते हैं, क्योंकि अधिकतर रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो किसमें बनती हैं, इसी बोन मैरो में बनती हैं। आरबीसी कहाँ बन रही है, बोन मैरो में। डब्ल्यूबीसी कहाँ बन रही है, बोन मैरो में। प्लेटलेट्स कहाँ बन रही है, बोन मैरो में। तो जब इतनी सारी रक्त कोशिकाएं बोन मैरो में बन रही हैं तो भाई बोन मैरो को क्यों रक्त का कारखाना ना कहा जाए, बिल्कुल कहा जाएगा। तो रक्त का कारखाना किसे कहा जाता है, बोन मैरो को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं अधिकांश वो कहाँ बनती हैं, वो इसी बोन मैरो में बनती। जैसे आरबीसी है, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का परिवहन इसी के कारण होता है। डब्ल्यूबीसी है, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। प्लेटलेट्स है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। क्लियर। तो ये सब क्या हो रही हैं, तो रक्त कोशिकाएं ये जितनी हैं वो कहाँ बन रही हैं, वो इसी बोन मैरो में बनती हैं या अस्थि मज्जा में बनती हैं। इसी वजह से अस्थि मज्जा को रक्त का कारखाना कहा जाता है। तो अस्थि मज्जा को रक्त का कारखाना क्यों कहा जाता है, सवाल आ जाए तो उसमें से एक ऑप्शन ये रहेगा क्योंकि अधिकांश जो रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हैं, जैसे कि आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, रक्त प्लेटलेट्स हैं, वो कहाँ बन रही हैं, बोन मैरो में ही बनती हैं। इसी वजह से इसे रक्त का कारखाना कहा जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो को क्या कहा जाता है, रक्त का कारखाना। किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन कहा जाता है, लव हार्मोन किसे कहा जाता है, प्रेम हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनालिन, इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागन, बताइए। प्रेम हार्मोन का मतलब ये होता है, देखिए एक माँ और बेटे का जो संबंध होता है, माँ बेटी का जो संबंध होता है, मतलब एक माँ है जो उसके शिशु से जो संबंध होता है, प्रसव के दौरान, स्तनपान के दौरान, इसके दौरान एक हार्मोन रिलीज होता है, उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन, और यही कहलाता है प्रेम हार्मोन। एक माँ का अपने बच्चे से जब वो उसके नज़दीक होती है, जब प्रसव के दौरान, बात कह लीजिए स्तनपान के दौरान जो हार्मोन रिलीज होता है उसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और इसी कारण इसको प्रेम हार्मोन कहा जाता है। और एड्रेनालिन आपने सबने जाना है कि ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है, और ये क्या करता है, शरीर को जो हमारी खतरनाक जो स्थितियां हैं उनका सामना करने के लिए तैयार करता है, सामना करने के लिए तैयार करता है। और इसके बारे में हमने जाना है कि इसी को कहा जाता है, एड्रेनल को ही स्ट्रेस हार्मोन, अभी पढ़ा है हमने, स्ट्रेस हार्मोन। और इसे क्यों कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि ये किसी भी तरह की खतरनाक स्थितियों का सामना करने के लिए हमारे शरीर को सचेत कर देता है। जैसे जब हम डर जाते हैं तो हमारे हृदय की गति बढ़ जाती है ना, तो वही है, वही एड्रेनल हार्मोन के कारण ही बढ़ती है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। इंसुलिन हम सब ने जाना अग्नाशय से रिलीज होता है, और हमारे शरीर में ब्लड के जो शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। ये हमारे शरीर में क्या करता है, शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम करता है। और कहाँ से रिलीज होता है इंसुलिन, तो आप सब जानते हैं इंसुलिन अग्नाशय से रिलीज होता है, अग्नाशय से।
ऑक्सीटोसिन है, प्रेम हार्मोन है, स्तनपान है प्रसव के दौरान, एक माँ और बेटे का जो संबंध है उसमें। ग्लूकागन उल्टा काम करता है, ये इंसुलिन शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और ये इंसुलिन का उल्टा काम करता है, ये शुगर लेवल को बॉडी में बढ़ाने का काम करता है। तो अगर सवाल आ जाए कि शुगर लेवल को बॉडी में बढ़ाने का काम कौन करता है, तो ग्लूकागन, इंसुलिन का जस्ट अपोजिट हार्मोन है ये। तो किस हार्मोन को प्रेम हार्मोन कहा जाता है, तो किस हार्मोन को कहा जाता है प्रेम हार्मोन? ऑक्सीटोसिन को। क्लियर? इसी को प्रेम हार्मोन कहा जाता है। एड्रेनालिन क्या है? हमने पढ़ा है कि एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन है, ये शरीर को किसी भी प्रकार की खतरनाक स्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। जैसे जब हम डर गए तो हमारी जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई, तो यही इसी तरह के जब हार्मोन रिलीज होते हैं तब ऐसा होता है। इंसुलिन क्या कर रहा है? अग्नाशय से रिलीज होता है। सवाल पूछा जाता है पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है, शुगर लेवल को कंट्रोल करता है ये। और ग्लूकोगन क्या करता है? ग्लूकागन जस्ट इंसुलिन का विपरीत काम करता है। ये शुगर लेवल कंट्रोल कर रहा था इंसुलिन, और ग्लूकागन शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या है? प्रेम हार्मोन। मनुष्य में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? क्या काम होता है शरीर में मांसपेशियों का? बताइए, शरीर में मांसपेशियां क्या काम करती? ऑप्शन दिया गया है, कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 206, 639, 320, 450। तो जो मांसपेशियां होती हैं वो हमारे शरीर को गति प्रदान करती, शरीर को गति प्रदान करती हैं। शरीर की आंतरिक अंगों में जो भी क्रियाएं होती हैं वो इन्हीं कोशिकाओं के कारण होती हैं। क्लियर? तो शरीर को गति प्रदान कौन करती हैं? मांसपेशियां। तो मांसपेशियों का क्या काम होता है? शरीर को गति प्रदान करना। और आंतरिक अंगों के जो कार्य हो रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो किसके कारण संचालित होते हैं? इन्हीं मांसपेशियों के कारण। और हमारी बॉडी में कुल कितनी मांसपेशियां हैं? तो हमारी बॉडी में 639 मांसपेशियां हैं, जो हमारे शरीर की हड्डियों से ज़्यादा होती हैं, कहीं ज़्यादा होती। तो जो मांसपेशियां हैं हमारी बॉडी में वो हमारी हड्डियों से भी ज़्यादा होती हैं। और मांसपेशियों का काम क्या है? हमारी बॉडी को गति प्रदान करना, हमारे जो आंतरिक अंग हैं उनके जो कार्य हो रहे हैं उनको संचालित करना। तो कभी आ जाए कि मांसपेशियां क्या काम करती हैं, तो पता होना चाहिए कि मांसपेशियां क्या कर रही हैं? हमारे शरीर को गति प्रदान करने का काम करती हैं। और हमारी बॉडी में कितनी हैं? 639। और गति प्रदान करने के साथ साथ हमारे आंतरिक अंगों को नियंत्रित करने का भी काम करती, आंतरिक अंगों के जो कार्य होते हैं उनको भी नियंत्रित करती यही मांसपेशियां। ठीक है, तो कुल कितनी मांसपेशियां हैं हमारी बॉडी में? 639। मांसपेशियों का काम क्या है? शरीर को गति प्रदान करना और आंतरिक अंगों के जो कार्य हैं उनको नियंत्रित करना, आंतरिक अंगों में जो भी कार्य हो रहे हैं उन्हें नियंत्रित करने का काम करना। क्लियर? चलिए, कितनी मांसपेशियां हैं? 639। हड्डियां कितनी है हमारी बॉडी में? कितनी हड्डियां हैं बताइए? पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पचाता है? पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है? ऑप्शन दिया गया है एमाइलेज, ट्रिप्सिन, मोल्टेज, लाइपेज। बताइए कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है? जल्दी बता दीजिए। इसको मैं पेप्सिन कर देती हूँ, ये पेप्सिन लिखा हुआ है। अब बताइए कौन सा हार्मोन है जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है? तो देखिए, जो प्रोटीन को पचाने का काम करता है वो कौन है? प्रोटीन को पचाने का काम पेप्सिन द्वारा होता है। और पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है? तो आप सबको पता है हमारी बॉडी में प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, बताया था मैंने। इतनी मैराथन क्लास करवाई है साइंस की, टेस्ट करवाए हैं साइंस के। जो इस क्लास में पहली बार है मैं उनको बता दूं कि इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले भी कराई जा चुकी है। इस चैनल में आप जाएंगे एग्जाम डायरी के, उसमें प्लेलिस्ट वाले आप ऑप्शन में जाएंगे, उसमें आपको साइंस से रिलेटेड मैराथन, साइंस से रिलेटेड टेस्ट, सोशल साइंस से रिलेटेड मैराथन टॉपिक वाइज और सोशल साइंस से रिलेटेड टेस्ट मिल जाएंगे। तो इस क्लास के बाद उसे भी देख लीजिएगा, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है? वो है पेप्सिन। और प्रोटीन का पाचन हमारी बॉडी में कहाँ होता है? अमाशय में होता है। तो कौन रिलीज करेगा? ये सीधी सी बात है, अमाशय। इसी वजह से जब चीज़ें समझ के पढ़ ली जाती हैं तो बार बार पढ़ना नहीं पड़ता है। हमने जाना कि प्रोटीन का पाचन कहाँ हो रहा, प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम कर रहा है? पेप्सिन। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता है कि प्रोटीन का पाचन तो अमाशय में होता है।
तो फिर ये जो एंजाइम रिलीज हो रहा है इसका मतलब वो अमाशय में ही रिलीज होगा। हाँ बिल्कुल होगा, कि जब अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का ही पाचन कर रहा है, तो ये कहाँ रिलीज हो रहा है? ऑब्वियस सी बात है, अमाशय में रिलीज हो रहा है। तो प्रोटीन का पाचन करने का काम किसका है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम द्वारा किया जाता है। एमाइलेज ये किसका पाचन करता है? ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसके द्वारा किया जाता है। तो एमाइलेज किसका कर रहा है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है। माल्टेज क्या करता है? ये जो है वो छोटी आंत में ग्लूकोज को तोड़ता है। ये ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है कहाँ पे? छोटी आंत में, छोटी आंत में। और लाइपेज क्या करता है? आप सबको पता है, वसा का पाचन करता है। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोटीन ही पूछेगा, वसा पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट पूछ सकता है, कुछ भी। इसने पूछा था कि प्रोटीन का जो पाचन है वो किस एंजाइम द्वारा होता है, कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। तो हमने जाना कौन सा एंजाइम है? पेप्सिन एंजाइम है। पेप्सिन जो किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन का। और हम जानते हैं कि प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय में। तो ये जो एंजाइम रिलीज होगा वो भी कहाँ रिलीज होगा? अमाशय में ही रिलीज होगा। अगला एमाइलेज पूछ लिया तो कि एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो आपको पता होना चाहिए कि एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। पूछ लेगा लाइपेज किसका पाचन करता है? लाइपेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। तो जो लाइपेज है वो वसा का पाचन करता है। क्लियर? अब माल्टेज क्या करता है? छोटी आंत में ग्लूकोज को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो जब पढ़ा जाए तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक जगह पढ़ ली जाएं तो कन्फ्यूज़न नहीं होते हैं। अब मैं एक जगह पढ़ा रही हूँ आपको पेप्सिन, फिर मैं दूसरे में पढ़ा रही हूँ आपको जाके एमाइलेज, फिर तीसरे में जाके लाइपेज, तो पता चल रहा है कि सब ऐसे खिचड़ी बन जा रही है। तो ऐसा नहीं करना है, एक जगह पढ़ लेना है सारी चीज़ें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अभी मैंने आपको पेप्सिन बता दिया, फिर मैं अगले क्वेश्चन में जाके आपको एमाइलेज बताऊँ, फिर मैं लाइपेज बताऊँ, तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं। लेकिन अगर एक जगह चीज़ें पढ़ ली जाती हैं तो कन्फ्यूजन अब नहीं होगा। पता चल गया पेप्सिन प्रोटीन का कर रहा है, पेप्सिन एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का कर रहा है। माल्टेज जो है छोटी आंत में ग्लूकोज तोड़ने का काम कर रहा है। और जो लाइपेज एंजाइम है वो वसा का पाचन कर रहा है। एक जगह पढ़ लिया, क्यों होगा कन्फ्यूजन? नहीं होगा। तो अब ऐसे जान लीजिए पेप्सिन किसका कर रहा है? प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन कर रहा है? तो एमाइलेज कर रहा है। वसा का पाचन कौन कर रहा है? लाइपेज कर रहा है। और माल्टेज क्या कर रहा है? छोटी आंत में ग्लूकोज को तोड़ने का काम कर रहा है। तो पेप्सिन किसका पाचन कर रहा है? प्रोटीन पूछा था, प्रोटीन पूछा था, तो प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है? पेप्सिन। पेप्सिन विद द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? बताइए, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ऑप्शन है आप सबके सामने, मस्तिष्क कोशिका, मांसपेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अंडाणु, या इसी को बोलते हैं ओवरी। ओवरी। बताइए शरीर की कौन सी कोशिका है जो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है? बताइए। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो उसे अंडाणु को माना जाता है, यानी कि ओवरी को माना जाता है। और यही ओवरी है, यही ओवरी है जो क्या करती है? जो महिलाओं के शरीर की प्रजनन कोशिका होती है। महिलाओं के शरीर की क्या होती है? ये प्रजनन कोशिका होती है। और यहीं पे जो भ्रूण होता है उसके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व रिलीज होते हैं। भ्रूण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक जो पोषक तत्व हैं रहते हैं। तो भ्रूण विकास के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ होते हैं? इसी ओवरी में होते हैं। क्लियर? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवरी। और ओवरी कहाँ पाई जाती है? अंडाणु ये महिला के शरीर में पाई जाती है। महिलाओं की प्रजनन कोशिका होती है ओवरी। और इसी में जो भ्रूण होता है, जो बच्चा होता है, उसके विकास के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो होते हैं। अब मान लीजिए पूछ लेगा आपके एग्जाम में कि जो भ्रूण है उसके विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ मौजूद होते हैं? ऑप्शंस दे देगा, पेट में, ओवरी में, अमाशय में, लीवर में। क्या लगा के आएंगे आप? तो आप लगा के आएंगे कि जो भ्रूण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, भ्रूण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं वो कहाँ मौजूद होते हैं? तो वहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? ओवरी में। क्लियर? ओवरी क्या है? एक तरह की प्रजनन कोशिका है जो महिलाओं के शरीर में पाई जाती है। और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है, महिलाओं के शरीर में होती है ये। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवरी।
और ओवरी कहाँ पाई जा रही है? तो ओवरी महिला के शरीर में पाई जा रही है और एक तरह की प्रजनन कोशिका है। और जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, उसके विकास के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो कहाँ विद्यमान होते हैं? वो उसी ओवरी में विद्यमान होते हैं। ठीक है, तो सवाल कैसा भी पूछे, जवाब आपके सामने होना चाहिए कि जो भ्रूण विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ मौजूद हैं? ओवरी में है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? ओवरी है। किन में पाई जाती है? महिलाओं में पाई जाती है। ओवरी किस तरह की कोशिका है? तो ओवरी प्रजनन कोशिका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा थोड़ा सा ये चीज़ कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है ओवरी। कहाँ पाई जाती है? महिलाओं के शरीर में। कैसी कोशिका है? प्रजनन कोशिका है, क्योंकि उससे फिर जो प्रजनन होता है वो इसी ओवरी में ही होते हैं भ्रूण। तो भ्रूण के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो कहाँ होंगे? वो उसी ओवरी में होंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवरी, जो महिलाओं के शरीर में पाई जाती है, प्रजनन कोशिका है। और भ्रूण विकास के लिए यहीं पे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, कहाँ? ओवरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व मौजूद नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा जो तत्व है वो मौजूद नहीं होता है? नहीं पूछा है। स्टेनलेस स्टील में लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है, जस्ता है। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है जो मौजूद नहीं होता है? बताइए। देखिए, स्टेनलेस स्टील अगर पूछा है कि कौन सा तत्व मौजूद नहीं है, मतलब बाकी 3 तत्व तो मौजूद हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें ये पता चल रहा है कि ये एक तरह की क्या है? मिश्र धातु है। तभी तो एक विद्यमान नहीं है, 3 तो हैं। कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? 4 ऑप्शन है, मतलब 3 है, एक कोई नहीं है। तो इसका मतलब सीधा सा है कि ये मिश्र धातु है। और मिश्र धातु क्या होती है? जो 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनी होती है। और जो स्टेनलेस स्टील है वो लोहा, क्रोमियम और निकेल इनसे मिलकर बनी। किन से मिलकर बनी है? लोहा से, क्रोमियम से और निकेल से मिलके बनी है। और इसमें क्या नहीं पाया जाता है? इसमें नहीं पाया जाता है जस्ता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, पूछा था क्या नहीं पाई जाती है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या नहीं पाई जाती? जस्ता नहीं पाई जाती। तो जस्ता राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक तरह की मिश्र धातु है जिसमें कौन से तत्व मौजूद हैं? तो पहला है लोहा, दूसरा है क्रोमियम और तीसरा है निकेल। ठीक है, ये पाए जाते हैं। और क्या नहीं पाया जा रहा है? जस्ता नहीं पाया जा रहा है। ठीक है, तो स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व पाए जा रहे हैं? याद रखिएगा। कुछ मात्रा में इसमें कार्बन, मैग्नीज, ये सब तत्व भी मौजूद होते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी हैं उनका जीवन काल कितना होता है, ये पूछा है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? ऑप्शंस हैं 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो बताइए, जो आरबीसी हैं, रेड ब्लड वेसल्स हैं, आरबीसी हैं, तो उनका जीवन काल कितना होता है आरबीसी का? तो आप सब जानते हैं आरबीसी का क्या काम होता है। आरबीसी हमारे शरीर में, आरबीसी हमारे ब्लड में क्या ऑक्सीजन का परिवहन करने में काम आता है? ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। ठीक है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो जो इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन का होता है। 120 दिन का जीवन काल लाल रक्त कणिकाओं का। और ये हमारे शरीर में क्या करते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम करते हैं। डब्ल्यूबीसी का क्या काम? डब्ल्यूबीसी का कितना होता है? डब्ल्यूबीसी का अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर 13 से 20 दिन माना जाता है। आमतौर पर, लेकिन अलग अलग स्थितियों में अलग अलग होता है। आमतौर पर कहा जाता है कि जो इनका जीवन काल होता है वो कितना होता है? 13 से 20 दिन का होता है। और डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करने का काम करती हैं। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं ये डब्ल्यूबीसी। तो अगर आ जाए कि ये डब्ल्यूबीसी क्या काम करती हैं, तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अब आरबीसी जब दिया ही हुआ था तो हमारा डब्ल्यूबीसी भी पढ़ लेना काम बनता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो आरबीसी का जीवन काल कितना है? आरबीसी का है 120 दिन। ये शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। और डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और अलग अलग स्थितियों में डब्ल्यूबीसी का कार्य, जो जीवन काल है, अलग अलग होता है, लेकिन आमतौर पर 13 से 20 दिन माना जाता है। ठीक है, पूछा था आरबीसी का, आरबीसी का होता है 120 दिन। बर्ड फ्लू किसके वजह से होता है? बर्ड फ्लू किससे होता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू किससे होता है? ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ।
किसके कारण होता है बर्ड फ्लू? आप सबको पता है पक्षियों में होता है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वायरस है वो मनुष्य को भी प्रभावित करता है और एक समय इसकी चर्चा बहुत फैली हुई थी बर्ड फ्लू की। तो बर्ड फ्लू किसके कारण होता है बताइए? बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? और अगर एक दूसरे से एक फैल रहा है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? एक संक्रामक रोग हो जाएगा। और बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? अगर संक्रामक रोग है और फैल रहा है तो डेफिनेटली ये किसके कारण होगा? डेफिनेटली ये वायरस के कारण होगा। तो बर्ड फ्लू किस में फैलता है? सबसे पहली बात तो ये जानिएगा, बर्ड फ्लू पक्षियों में फैलता है, पक्षियों में। लेकिन क्या मनुष्यों में भी होता है? जी हाँ, पक्षियों में होता है। प्लस ये किसको प्रभावित करता है? ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। तो ये मनुष्यों को भी होता है, मनुष्यों को भी ये वायरस प्रभावित करता है बर्ड फ्लू। और ये किस वायरस के कारण होता है? तो उस वायरस का नाम याद रखिएगा। वायरस का नाम क्या है? एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, इस वजह से बर्ड फ्लू होता है। तो इसका नाम थोड़ा सा आप याद रखिएगा, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इसके कारण बर्ड फ्लू होता है। और बर्ड फ्लू होता किस में है? पक्षियों में होता है। और पक्षियों से ये मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। किस वायरस के कारण होता है? तो एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। इस वायरस का नाम आपको याद रखना है ध्यान से कि किस वजह से होता है बर्ड फ्लू? एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण होता है। ये एक संक्रामक रोग है, पक्षियों को प्रभावित करता है, लेकिन कभी कभी ये मनुष्यों को भी हो सकता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, जब संक्रामक रोग है तो कैसा होगा? वायरस से ही होगा। जितने भी संक्रामक रोग होते हैं वो कैसे होते हैं? वायरस के कारण ही तो होते हैं। तो बर्ड फ्लू कैसा है? एक संक्रामक रोग है, पक्षियों में पाया जाता है लेकिन मनुष्यों को भी प्रभावित करता है। और किस वायरस के कारण हो रहा है? एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। बर्ड फ्लू किस वायरस के कारण हो रहा है? एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस। अब मैंने एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस 4 बार बोला है आपको। आपके एग्जाम में अगर आपको नहीं है याद, लेकिन अगर बर्ड फ्लू आया और इस वायरस का नाम लिखा हुआ है एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस, तो क्या आपको क्लिक होगा कि कहीं तो इस वायरस का नाम पढ़ा है? अगर कहीं पढ़ा है तो हो सकता है यही राइट आंसर हो। इस वजह से चीज़ें बार बार रिपीट की जाती हैं, बार बार बोली जाती हैं। और इसलिए रिपीट की जाती है कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठेगा। एग्जाम जाएंगे, कुछ दिन बाद एग्जाम है, क्लिक होगा कि कहीं पढ़ा है एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण बर्ड फ्लू होता है, तो वो चीज़ें याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक, ठीक है। तो बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? वायरस के कारण, एवियन इन्फ्लुएंजा ए वायरस के कारण। और ये कैसा रोग है? एक तरह का संक्रामक रोग है। गैल्वेनाइजेशन किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजिंग में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनाइजिंग में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन दिया गया है तांबे की, लोहा की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की। बताइए। और गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया क्या होती है? आप सबको पता है कि जैसे लोहे में जंग लगता है, तो लोहे में जंग क्यों लगता है? लोहे में जंग क्यों लगता है? ये भी सवाल आता है कि लोहे में जंग क्यों लगता है? क्योंकि लोहा जो है वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, खुले जब रहता है, नमी के संपर्क में आता है, जिसकी वजह से उसमें क्या लग जाता है? उसमें जंग लग जाता है, ठीक है। तो लोहे में जंग लगने का कारण क्या है? बाहरी ऑक्सीजन है, नमी है। तो उसमें क्या किया जाता है? एक गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया क्या होती है कि लोहे के ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है। तो लोहे के लिए जो परत जिस धातु की चढ़ाई जाती है वही पूछा है कि लोहे में किस धातु की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया बोलते हैं। तो उसमें जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। किसकी? जस्ते की। तो जब लोहा में जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है तो लोहा जब ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उसमें जंग नहीं लगती है, जस्ते का क्षरण होता है लेकिन लोहा बचा रहता है और लोहे में जंग नहीं लगता। तो इस वजह से लोहे को जंग से बचाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। और इस गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। किसकी परत चढ़ रही है? जस्ते की परत चढ़ रही। तो समझ में आ गया? पूछेगा गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया क्या है? तो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया लोहे को जंग से बचाने वाली प्रक्रिया है ताकि लोहे का क्षरण ना हो। लोहे पे जंग क्यों लगता है? जब लोहा ऑक्सीजन और बाहरी नमी के संपर्क में आता है तो लोहे में जंग लगता है और उसे जंग से बचाने के लिए लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनाइजिंग। और जैसे ही जस्ते की परत चढ़ती है तो लोहे का क्षरण रुक जाता है, लोहे में जंग लगना रुक जाता है, जस्ते का क्षरण हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लोहा तो बच रहा है। तो बस वही है, गैल्वेनाइजिंग में किस धातु की परत चढ़ाई जाती है पूछा था, तो किस धातु की परत चढ़ाई जा रही है? जस्ते की, ठीक है। और यही होती है गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया लोहे को बचाने के लिए जंग से।
पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन सी गैस है? पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन सी गैस है? पानी में सबसे अधिक घुलनशील कौन सी गैस पूछा है कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा घुलनशील है पानी में। ऑप्शन दिए गए हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। बताइए कौन सी गैस है जो पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील है? बताइए पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन सी है? यहाँ क्या मैं खुद से एक ऑप्शन रख सकती हूँ क्या? बिल्कुल रख सकती हूँ। और यहाँ मैं रख रही हूँ ऑप्शन आपके सामने, अमोनिया। अब बताइए कि पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन सी गैस है? बताइए पानी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस घुलती है? या ये कह लीजिए कि पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता किस गैस में सबसे ज़्यादा होती है? जो गैस पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले वो कौन सी गैस है? वो है अमोनिया। तो राइट आंसर क्या है? अमोनिया। पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस देखिए अमोनिया है। अमोनिया क्यों है? क्योंकि ये जो अमोनिया है NH3 है, ये क्या करती है? ये जल के अणुओं के साथ मिलकर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है और ये NH4+ आयन रिलीज करती है और यही NH4+ आयन के कारण ये पानी में घुलनशील हो जाती है। तो पानी में सबसे अधिक घुलनशील गैस कौन सी है? अमोनिया। क्यों है अमोनिया? मान लीजिए सवाल आ जाए कि अमोनिया क्यों है भाई घुलनशील, तो इसलिए घुलनशील है क्योंकि ये जो अमोनिया गैस है ये जल के अणुओं के साथ मिलके, पानी के अणुओं के साथ मिलके ये NH4+ आयन बनाती है और यही आयन ये पानी में घुलनशीलता के लिए आवश्यक होता है। यही इसे पानी में अमोनिया को घुलनशील बना देता है, घुलनशील बनाता है। यही क्या करता है आयन? इसे पानी में घुलनशील बना देता है, घुलनशील। ठीक है, तो इस वजह से अमोनिया सबसे ज़्यादा घुलनशील है पानी में, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, क्योंकि ये पानी के अणुओं के साथ मिलके क्या बना रही है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है और NH4+ आयन रिलीज कर रही है और यही आयन जिम्मेदार होते हैं पानी में घुलनशीलता के लिए इस गैस के। तो पानी में सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन सी है? अमोनिया गैस है। और अमोनिया गैस क्यों है? क्योंकि ये जो पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता रखती है और क्या बनाती है? NH4+ आयन, ये NH4+, और यही जिम्मेदार होता है जो इसे पानी में घुलनशील बनाता है, यही आयन। ठीक है, चलिए आ जाएगा अमोनिया गैस पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के दौरान क्या बनाती है? तो ये NH4+ आयन बनाती है और यही जिम्मेदार होता है उसके पानी में घुलनशीलता के लिए। तो सबसे ज़्यादा पानी में घुलनशील कौन सी है? अमोनिया। कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को स्रावित करती है, इंसुलिन को रिलीज करती है? बताइए कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को रिलीज करती है? ऑप्शन है थायराइड, लीवर, अग्नाशय, अधिवृक्क। इसी को पैंक्रियाज बोलते हैं, अग्नाशय, पैंक्रियाज। बताइए कौन सी ग्रंथि है जो इंसुलिन को रिलीज करती है? मैंने बार बार बताया है कि इंसुलिन को रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? अग्नाशय, पैंक्रियाज द्वारा। और इंसुलिन क्या कर रही है? हमारे ब्लड में क्या करती है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है, शुगर लेवल को कंट्रोल करती है इंसुलिन। और इसको रिलीज कौन करता है इंसुलिन हार्मोन को? अग्नाशय। तो इंसुलिन हार्मोन रिलीज किसके द्वारा हो रहा है? अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज द्वारा हो रहा है। और तभी कहा था ना कि क्या खराब हो जाता है पैंक्रियाज? तब होती है डायबिटीज़, क्योंकि जब इंसुलिन हार्मोन, अग्नाशय खराब, इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं, तो ब्लड में शुगर लेवल कैसे कंट्रोल होगा? तो डायबिटीज़ होना तो तय है। क्लियर? तो इंसुलिन हार्मोन कौन स्रावित कर रहा है? पैंक्रियाज। किस जीव में हृदय नहीं होता है? कौन सा जीव है जिसमें हृदय नहीं होता है? हृदय ही नहीं होता है, हृदय या परिसंचरण तंत्र जिसे बोलते हैं। मछली, जोंक, ऑक्टोपस, हाइड्रा। बताइए कौन सा जीव है जिसमें हृदय नहीं होता? जल्दी बता दीजिए कि कौन सा जीव है जिसमें हृदय नहीं होता है? कौन सा जीव है? तो वो है हाइड्रा। हाइड्रा है और ये एक मीठे पानी का जीव होता है, मीठे पानी का जीव है जिसमें ना तो हृदय होता है ना ही परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय भी नहीं होता है और परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। तो अगर सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसमें हृदय नहीं होता है, परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो वो कौन है? वो है हाइड्रा। और ये कैसे पानी में पाया जाता है? ये मीठे पानी का जीव। क्लियर? तो हाइड्रा में क्या हृदय नहीं पाया जाता है, परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, बल्कि ये जितने हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, तो हृदय किस में नहीं होता है? हाइड्रा में। और ये कैसा जीव है? मीठे पानी का। चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? चुंबकीय बल की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? चुंबकीय बल,
इसकी दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, डॉल्टन का, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, हुक का नियम। बताइए चुंबकीय बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? तो चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात, बताइए चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। और फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है? फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ही कहता है कि जो अंगूठा है वो किसे दर्शाएगा? फ्लेमिंग के बाएं हाथ में जो अंगूठा है वो बल की दिशा बताएगा, बल की दिशा बताएगा। और जो मध्यमा है वो क्या बताएगी? मध्यमा, मध्यमा क्या बताती है? मध्यमा धारा की दिशा बताती, धारा की दिशा बताती है। और चुंबकीय बल की दिशा कौन बताता है? चुंबकीय बल की दिशा ही तर्जनी बताती है। चुंबकीय बल की दिशा कौन बताती है? तर्जनी। तो कभी कभी सवाल अगर डीप में पूछेगा तो ये पूछ सकता है कि अंगूठा क्या बता रहा है? बल की दिशा बता रहा है। तर्जनी तर्जनी किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है। और बल की दिशा कौन बता रहा है? अंगूठा। तो चुंबकीय बल की दिशा कौन बताता है? तो चुंबकीय बल की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। हालांकि इतना डीप नहीं पूछेगा कि चलिए ठीक है, लेकिन पता तो होना चाहिए कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि अगर आप उंगलियों को ऐसे दर्शाएंगे सीधे तो उसमें जो अंगूठा है वो बल की दिशा बताता है, जो मध्यमा होती है वो धारा की दिशा बताती है, और जो तर्जनी होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और यही कहलाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो आ गया चुंबकीय बल की दिशा, तो कौन बता रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताता है कि किसी भी गतिमान जो आवेशित कण है उस पर जो बल किस दिशा में लग रहा है। तो आ जाए, क्योंकि पता तो है नहीं कि क्या पूछेगा, दायां पूछ लिया फिर क्या करेंगे। कोई भी गतिमान आवेशित कण है, आवेशित कण, उस पर जो बल लगता है, बल, उसकी दिशा कौन बताता है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कौन बता रहा है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा बताता है। और दाएं हाथ का नियम क्या बताता है? गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा। ठीक है, तो चलिए डाउट्स नहीं होने चाहिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या बताता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चुंबकीय बल की दिशा बताता है, जिसमें वो कहता है कि अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा बताएगा, मध्यमा धारा की दिशा बताएगी, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ठीक है, लेकिन दायां पूछ लिया फिर कि दायां क्या बताता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किसी भी गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। कोई भी गतिमान आवेशित कण है उस पर जो बल लगता है उसकी दिशा को बताने का काम दाएं हाथ का होता है। तो बायां और दायां थोड़ा सा याद रखिएगा, इस वजह से एक जगह बता रहे हैं क्योंकि कंफ्यूजन ना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बता रहा है चुंबकीय बल की दिशा, ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा बायां बता रहा है। दायां क्या बता रहा है? गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले बल की दिशा। कोई भी आवेशित कण है जो गतिमान अवस्था में है उस पर जो बल लग रहा है वो कौन बताएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम बताएगा। ठीक है, तो पूछा था चुंबकीय बल की दिशा, चुंबकीय बल की दिशा बता रहा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ठीक है, चुंबकीय बल की दिशा। आगे बढ़ते हैं। अंगदान के लिए कौन सा अंग सबसे अधिक दान किया जाता है? अंगदान के लिए सबसे अधिक कौन सा अंग है जो दान किया जाता है? बताइए, अंगदान के लिए सबसे ज्यादा कौन सा अंग दान किया जाता है? बताइए। अंगदान के लिए सबसे ज्यादा कौन सा अंगदान किया जाता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, लीवर, किडनी या फेफड़ा। तो आप सबको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि आप सब जानते हैं कि अंगदान के लिए सबसे ज़्यादा किडनी दान की जाती है। और किडनी दान करने के दो कारण होते हैं। पहला कि आपकी बॉडी में किडनियाँ दो होती हैं, यदि एक फेल भी हो जाती है तो हम दूसरी पे सर्वाइव कर सकते हैं, इस वजह से लोग इसको दान करने में नहीं हिचकिचाते, पहला चीज़। और दूसरा, जैसा खान पान है, जैसी चीज़ें हैं, उसके कारण एक जो किडनी है वो मैक्सिमम ख़राब हो जाती है लोगों की, और फिर डायलिसिस वगैरह होते हैं, चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा दान करने वाला अंग कौन सा बन जाता है? किडनी। ठीक है, और कारण पूछे तो आपको पता होना चाहिए। मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? वो झिल्ली जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली क्या कहलाती है जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है? रक्त मस्तिष्क अवरोध, मेनिंजिस,
न्यूरॉन सीरम। बताइए कौन सी झिल्ली है जो हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है? बताइए चलिए कौन सी झिल्ली? आप सबको पता है उस झिल्ली का नाम जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली का नाम होता है मोन्जिस। इसका नाम ऐसा है कि मैं खुद ही नहीं ले पा रही। मोनिंजस, ये इसमें मेंजिस लिखा हुआ है, तो कभी भी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो सकती है। तो उसको झिल्ली का क्या नाम है जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है? हमारे मोन्जेसिस। इसकी भी 3 परतें होती हैं, हालांकि इतना डीप पूछेगा नहीं। इसकी भी जो बेसिकली 3 परतें होती हैं, ड्यूरा, पिया और एक और एडिनल करके होता है। तो ड्यूरा ये मोन्जिस है, पैरामेंजिस है और एक पिया मेंजिस होता है और एक एराक्नाइड ऐसे कुछ करके होती है। तो उतना डीप मत जाइए, बस इतना जानिए कि मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने वाली झिल्ली को क्या बोलते हैं? मोनेंजिस बोलते हैं। इसकी भी 3 परतें होती हैं जो हमारी जो मस्तिष्क है उसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती हैं, जैसे पिया मोन्जिस है, एड्रामोन्जिस है, पिया मोन्जिस है, ड्यूरा मोन्जिस है। तो ये सारी चीज़ें। तो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? मेंजिस लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सही नाम है वो क्या है? मोनेंजिस। ये तो अगर ये नाम भी आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सही नाम यही है, उसमें प्रोनाउंसिएशन की गलती। मोनेंजिस सीधे लिख देते हैं, मोनेंजिस। ये तो ये होती है जो मस्तिष्क को हमारे सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। तो मोन्जिसिस क्या करती है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है, मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है झिल्ली, और उसका नाम क्या है? मोनेंजिस। तो बार बार थोड़ा सा याद रखिएगा, मोनेंजिस झिल्ली है जो हमारी मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मोनेंजिस। मेंजिस लिखा हुआ है, सही वर्ड ये है मोनेंजिस। ठीक है, चलिए मोनेंजिस झिल्ली क्या करती है? मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करने का काम। कौन सी झिल्ली मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान कर रही है? मोनेंजिस। अगला सवाल है, वोल्टमीटर का उपयोग क्या नापने में होता है? धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। बताना पड़ेगा क्या वोल्टमीटर का उपयोग किसको नापने में होता है? बताइए, ये बताना पड़ जाएगा क्या कि वोल्टमीटर किसको मापने में उपयोग होता है? तो वोल्टमीटर विभवांतर को नापने में उपयोग होता है। धारा किस में नापी जाती है? किस में नापी जाती है धारा? मैं नहीं बता रही, चलिए बताइए। प्रतिरोध ओम, पावर शक्ति वॉट। तो वोल्टमीटर का उपयोग किसको मापने में होता है? विभवांतर को मापने में होता है। प्रतिरोध मापन की इकाई है ओम, और शक्ति किस में मापी जाती है? वॉट में। ठीक है, और धारा का बताइए, कमेंट करके बताइए, और ये ज़रूर बताइएगा आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे, ज़रूर बताना है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वोल्टमीटर किसको मापने में उपयोग हो रहा है? तो विभवांतर को। अमोनिया की जो गंध है वो कैसी होती है? अमोनिया की गंध कैसी होती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मीठी, तीखी, सड़ी, बिना गंध वाली। कैसी होती है अमोनिया की गंध? बताइए। जो अमोनिया की गंध होती है वो बहुत ज़्यादा तीखी होती है, दम घुटने वाली होती है, दम घुटने वाली होती है। और ये जो गंध होती है वो किसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा पाई जाती है? जो घरेलू साफ सफाई की जो चीज़ें होती हैं उसमें, घरेलू साफ सफाई के जो पदार्थ होते हैं, उत्पाद होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरी यूरिन में अमोनिया, तीसरी पसीने में अमोनिया। तो अमोनिया कैसी होती है? बहुत ज़्यादा जो अमोनिया की गंध होती है वो तीखी होती है, तेज होती है और दम घुटने वाली होती है। और अमोनिया की जो ये गंध है वो कहाँ कहाँ होती है? जैसे आपकी यूरिन में है, पसीने में है, और घरेलू साफ सफाई के जो उत्पाद होते हैं उसमें ये यूरिन पाई जाती है। यूरिन में, पसीने में और घरेलू साफ सफाई के उत्पादों में अमोनिया गैस। तो अमोनिया की गंध कैसी है? तो याद रखिएगा, बहुत तीखी होती है, दम घुटने वाली और बहुत ज़्यादा तेज। घरेलू साफ सफाई के उत्पादों में भी होती है, यूरिन में भी अमोनिया की गंध होती है और पसीने में। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? बताइए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन है न्यूटन का नियम। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किस सिद्धांत से होता है? किस सिद्धांत से होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम? न्यूटन के नियम से, ऊष्मा के नियम से, ऊर्जा संरक्षण के नियम से, फ्लेमिंग के नियम से। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन पे मत जाइए, समझिए कि ऊर्जा संरक्षण क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है।
ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या है, वो इंपॉर्टेंट है कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं, ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, नहीं, और ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ठीक है, ना तो नष्ट किया जा सकता है। सिर्फ क्या होता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। आप सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं बिजली उत्पादन में, करते हैं, आप पवन ऊर्जा का उपयोग करते हैं बिजली उत्पादन में, करते हैं, आप जल का जो ऊर्जा है, जो जल का जो प्रवाह से ऊर्जा आती है उसका उपयोग करते हैं विद्युत उत्पादन में। तो आप क्या कर रहे हैं, आप ऊर्जा का उपयोग ही तो कर रहे हैं, ऊर्जा के रूप को परिवर्तित करके। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ रूपांतरण होता है, एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में बदलती है। सूरज से आने वाली रोशनी होती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। जब सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं तो किस ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, सौर ऊर्जा का, और उससे क्या आ रही है, आपके घर में बिजली आ रही है। तो सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जा रहा है कि नहीं, तो क्या हो रहा है, ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि आप ना ऊर्जा को बना सकते हैं, आप ना ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, ऊर्जा का सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। और इसका सबसे बेहतर उदाहरण है सोलर पैनल। सोलर पैनल सूरज से आने वाली ऊर्जा सौर ऊर्जा है, वो तो सौर ऊर्जा है, लेकिन आपके घर में वो बिजली के रूप में घूम रही है, तो वो तो विद्युत ऊर्जा हो गई। तो क्या हुआ, सौर ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हुआ। तो ऊर्जा का क्या हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है, जैसे सौर ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। तो ये किसका नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि ऊर्जा को ना तो आप बना सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं, सिर्फ उसका रूपांतरण होता है एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे सूरज से आने वाली ऊर्जा है, उसको आप किस रूप में बदल रहे हैं, उसको आप विद्युत ऊर्जा में बदल रहे हैं। सोलर पैनल का आपने उपयोग किया है और आपके घरों में बिजली घूम रही है, तो उसमें क्या हुआ है, सूरज से आने वाली रोशनी थी, सोलर पैनल से टकराई, आपके घर में बिजली आ गई, ऊर्जा का क्या हुआ, रूपांतरण हुआ। पहले वो सौर ऊर्जा थी, अब वो विद्युत ऊर्जा हो गई। तो ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ना कि ऊर्जा बनती है ना तो नष्ट होती। यही कहलाता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो अगर सवाल आ जाए जीवन में कभी कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो परेशान मत होइएगा। क्लियर। चलिए, ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है, ओम का नियम किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं, गति, तापमान, विद्युत, गुरुत्व। ओम का नियम किससे संबंधित है, जल्दी बता दीजिए। ओम का नियम क्या कहता है, क्या कहता है ओम का नियम। जो ओम का नियम है वो वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध बताता है, ये कहलाता है ओम का नियम। और ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है, वोल्टेज, वोल्टेज, ये क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और ये क्या है, प्रतिरोध। इन तीनों के बीच संबंध बताने का काम कौन करता है, ओम का नियम। तो आ जाए कि वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच जो संबंध कौन सा नियम बता रहा है, तो ये ओम का नियम बता रहा है। तो ओम का नियम किससे संबंधित है, अब आप खुद बताइए। क्या ओम का नियम गति से संबंधित है, बिल्कुल नहीं। क्या टेम्परेचर से संबंधित है, इस पूरे सूत्र में क्या आपको कहीं तापमान दिखाई दे रहा है, टेम्परेचर दिखाई दे रहा है, कहीं टेम्परेचर दिख रहा है, नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। गुरुत्व क्या दिख रहा है, नहीं। विद्युत धारा दिख रही है क्या, कहीं पे विद्युत धारा दिख रही है क्या, बिल्कुल। तो ओम का नियम किससे संबंधित हो जाएगा, विद्युत धारा से। क्लियर। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। नियम तो जरूरी है, सूत्र भी जानना जरूरी है कुछ चीजों के। जैसे बॉयल का नियम मैंने बताया था, V = जो आयतन है गैस का वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसे एक सूत्र से बहुत सारी चीजें बन जाती। ओम का नियम किसके बीच संबंध बता रहा है, वोल्टेज, विद्युत धारा और प्रतिरोध। अगर सवाल आ जाएगा ओम के नियम में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो पता होना चाहिए कि वोल्टेज है, विद्युत धारा है, प्रतिरोध है, तो क्या नहीं है वो अपने आप बता लेंगे आप। यही पूछा था कि ओम का नियम किससे संबंधित है। अब आपको सूत्र पता है कि V = IR ओम का नियम है। तो ओम के नियम किससे संबंधित है, विद्युत धारा, तो बिल्कुल विद्युत धारा ओम के नियम में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। और ओम का नियम क्या कहता है कि जो वोल्टेज है, विद्युत धारा है और प्रतिरोध, इन तीनों के बीच में संबंध बताने का काम ये किसका है, ओम के नियम का। और जब इनके बीच है तो ओम का नियम किससे संबंधित हो जाएगा, विद्युत धारा से, वोल्टेज से और प्रतिरोध से। तो ऑप्शन में विद्युत धारा है, तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कौन सी गैस है जो अग्निशमक के रूप में प्रयोग होती है? अग्निशमक का मतलब होता है आग को बुझाने में, अग्निशामक में प्रयोग होती है, आग को बुझाने में काम आती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो आप सबको पता है कि ऑक्सीजन तो नहीं ही होगी, क्योंकि ऑक्सीजन के कारण तो वस्तु और तेजी से जलती है। ऑक्सीजन तो और ज़्यादा बढ़ाती है आग को, तो ऑक्सीजन तो है नहीं। तो याद रखिएगा अग्निशामक के रूप में काम करती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये आग को बुझाने का काम करती है। जो आग को बुझाने वाले यंत्र हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। आग को बुझाने का काम कौन करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए इसे जाना जाता है अग्निशामक के रूप में। और क्यों काम आती है? क्योंकि ये जो जब आग लगती है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी वस्तु में आग लगती है, तो ये ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन के स्तर को कम करती है, ऑक्सीजन के स्तर को कम करती है, तो अपने आप आग धीमी हो जाती है। इस वजह से इसको अग्निशामक बोला जाता है। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। एक चीज़ आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, ऑक्सीजन किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करती है, उसको और ज़्यादा जलाने में सहायक होती है किसी भी चीज़ को। लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कैसे काम करती है? आग को बुझाने में। तो कैसे बुझाने में मदद करेगी? ऑक्सीजन जो सहायता कर रही है जलाने में किसी चीज़ को, ऑक्सीजन के स्तर को कम करके। तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही ऑक्सीजन के स्तर को कम करती है तो वो कैसी होती? जो वस्तु बहुत तेज़ी से जल रही होती है वो शांत होने लग जाती है। इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को अग्निशामक के रूप में भी जाना जाता है और आग बुझाने के रूप में भी इसको का उपयोग किया जाता है। किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड का। क्लियर? तो अग्निशामक के रूप में कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। आ जाए कि आग को जलाने में कौन सी गैस सहायक है, तो ऑक्सीजन है, और बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, बल का एसआई मात्रक आधा सेकंड भी नहीं लगना चाहिए इसमें। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। न्यूटन किसका है? बल का है। जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। वॉट किसका है? शक्ति का, पावर का। पास्कल किसका है? दाब का। तो ये एसआई मात्रक, एक सवाल पक्का है साइंस में एसआई मात्रक से, और कुछ नहीं, पढ़े सब हैं आप, लेकिन सिली मिस्टेक्स करके आएंगे। बहुत लोग करके आते हैं इसमें एसआई मात्रक में, क्योंकि रिवीजन नहीं होता है। तो बल किसका है? बल न्यूटन का है। जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का है। वॉट किसका है? पावर यानी कि शक्ति का है। और पास्कल किसका है? दाब का है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा का है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? हमारे ब्लड का जो पीएच मान है, रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है 5.5, 6.4, 7.4, 8.2। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है रक्त का पीएच मान? रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो याद रखिएगा रक्त का पीएच मान कितना है? रक्त का पीएच मान होता है 7.40। क्लियर? तो ये याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि हमारे ब्लड का जो पीएच मान है वो कितना होता है? 7। मुझे एक चीज़ और बताइए कि जब किसी चीज़ की का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है तो वो वस्तु कैसी हो जाती है? जब किसी वस्तु का जो पीएच मान है वो 7 से कम है तो वो वस्तु कैसी है? और दूसरा बताइए कि यदि वो 7 से ज़्यादा है तो वो कैसी होगी? अम्लीय या क्षारीय? तो याद रखिएगा, जब किसी भी चीज़ का जो पीएच मान है वो 7 से कम होता है तो वो वस्तु कैसी होती है? अम्लीय होती है। और यदि किसी वस्तु का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो कैसी हो जाएगी? क्षारीय हो जाएगी। और यदि 7 है, किसी वस्तु का पीएच मान कितना है? 7 है, तो वो कैसी हो जाएगी? उदासीन हो जाएगी। और इसका उदाहरण क्या होता है? जल। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें पीएच मान के लिए थोड़ा सा नॉलेज आप ज़रूरी है, क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं। रक्त का पीएच मान कितना है? 7.40। बढ़िया, पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछ लेगा कि अगर किसी चीज़ की पीएच जो वैल्यू है वो 7 से कम है तो कैसी होगी? अम्लीय होगी, क्षारीय होगी, उदासीन होगी। तो यदि पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो अम्लीय होगी, और यदि पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगी, और यदि पीएच वैल्यू 7 है तो वो उदासीन होगी, जैसे कि जल। तो जल कैसा है? उदासीन होता है, क्योंकि उसका जो पीएच मान है वो 7 होता है, उदासीन होता है। क्लियर? तो रक्त का पीएच मान राइट आंसर हो जाएगा 7.40। और 7 से कम वाली अम्लीय, 7 से ज़्यादा वाली क्षारीय, और 7 वाली उदासीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या काम होता है? WBCs का क्या काम होता है? हमारे ब्लड में जो WBC हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, WBC, उनका क्या काम होता है? ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑक्सीजन को ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, थक्का बढ़ाना, शर्करा नियंत्रण करना, शुगर लेवल कंट्रोल करना। तो मैंने बताया था कि जो WBC हैं
WBC क्या काम करती हैं? हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती हैं। तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम किसका है? RBC का है। ऑक्सीजन ले जाने का काम किनका था बताइए? हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ले जाने का काम मैंने किनका बताया था? RBCs का, और इनका कार्यकाल ही 120 दिन का होता है। थक्का बनाने का काम किनका है? प्लेटलेट्स का। थक्का बनाने का काम किनका है? प्लेटलेट्स का। प्लेटलेट्स ये थक्का बनाने का काम करती हैं। और शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम किसका था? इंसुलिन हार्मोन का। इंसुलिन हार्मोन का। तो ऐसे पढ़ना है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट तो जगे कि हाँ बन रहा है हमसे, हम चीज़ों को कर पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। शिक्षा का मतलब यही होता है कि अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ आपसे बननी चाहिए, आपके समझ में आनी चाहिए। शिक्षा बोर्ड कभी भी जीवन में कहीं रहेंगे तो पता रहेगा ना कि हाँ हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है। हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन हार्मोन रिलीज हो रहा है तो इंसुलिन क्या काम करता है? तो आपको पता है कि इंसुलिन क्या काम कर रहा है? शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम कर रहा है। थक्का बनाने का काम किसका है? प्लेटलेट्स का है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने का काम किसका है? WBCs का है। ऑक्सीजन कौन परिवहन करता है हमारी बॉडी में? RBC करती हैं, लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। तो थोड़ा सा ऐसे पढ़ा करिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों तक जो पेड कोर्सेज नहीं खरीद सकते हैं, जो कहीं गांव में बैठे पढ़ रहे हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में बैठ के पढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि शायद इस बार सिलेक्शन हो जाएगा तो उनकी पारिवारिक स्थिति थोड़ा सा बेहतर हो जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, बहुत लोग सक्षम होंगे पेड कोर्सेज लेने में, बहुतों ने लिए भी होंगे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं है सक्षम, जो नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए कुछ फ्री में अवेलेबल हो रहा है यूट्यूब में, तो उन तक शेयर कर दीजिए वीडियो, ताकि उन्हें भी चीज़ें कंटेंट मिल जाए। उनका भी हक है शिक्षा पे, वो भी अच्छी तैयारी करें, वो भी अच्छा सिलेक्शन ले लें, तो ज़रूर कर दीजिएगा। तो श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBCs का क्या काम होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। ऑक्सीजन ले जाने का काम हमारी बॉडी में किसका है? RBCs का, लाल रक्त कणिकाओं का है। और हमारे शरीर में थक्का बनाने का काम किसका है? प्लेटलेट्स हमारे शरीर में थक्का बनाने का काम करती हैं। और इन शर्करा नियंत्रण, शुगर लेवल कंट्रोल करने का काम किसका है? इंसुलिन हार्मोन का, जो कहाँ से रिलीज होता है? पैंक्रियास से, यानी कि अग्नाशय से। तो पूछा था श्वेत रक्त कणिकाओं का क्या काम है? तो हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। ठीक है। परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु का जो सबसे छोटा कण है वो क्या है बताइए? किसी भी परमाणु का सबसे छोटा कण क्या होता है? ऑप्शन है आपके सामने, सबसे छोटा कण पूछा है। ऑप्शन है आप सबके सामने, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क। तो आप मुझे ये बताइए, ये मान लीजिए ये परमाणु है, किसी भी परमाणु में सबसे छोटा कण क्या है? तो याद रखिएगा, किसी भी परमाणु का जो सबसे छोटा कण है वो इलेक्ट्रॉन होता है। और किसी भी परमाणु में आप सबको पता है ये होता है नाभिक, और यहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं किसी भी परमाणु के चारों तरफ एक निश्चित दूरी में। ये इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है? तो नाम याद रखिएगा, जे थॉमसन। और ये पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने की थी। क्लियर? तो पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? ये परमाणु का नाभिक है, यहीं पे पाया जाता है प्रोटॉन और यहीं पाया जाता है न्यूट्रॉन। तो अगर पूछे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। क्लियर? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में। क्लियर? परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो परमाणु का सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? पता है क्या आप सबको? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने। ठीक है। और प्रोटॉन की खोज की थी, मैं नहीं बता रही, प्रोटॉन की आप बताइए। चलिए कमेंट करके बताइए कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? परमाणु का सबसे छोटा कण होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है? किसी भी परमाणु के बाहरी कक्षा में। परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। परमाणु के नाभिक में कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कोई आवेश नहीं। तो परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु का सबसे छोटा कण है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की है जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु के चारों तरफ बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, इन पर ऋणावेश होता है।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। सवाल आता है कि परमाणु के नाभिक में कौन से दो तत्व पाए जाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई थी। और परमाणु की आपको बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन की आप बताइएगा कमेंट करके कि प्रोटॉन की खोज किसने की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। किसी भी परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं एक निश्चित दूरी पे। और परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति का एसआई मात्रक, 1 सेकंड का समय है, जल्दी बताइए गति का एसआई मात्रक क्या होता है। गति का एसआई मात्रक, स्पीड का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है स्पीड का एसआई मात्रक, जल्दी बता दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी स्पीड का तो एसआई मात्रक मैं नहीं बता रही, बिल्कुल भी नहीं बता रही। न्यूटन बल का पता है आपको, स्पीड का बताइए। चलिए गति का एसआई मात्रक बताइए आप कमेंट करके। गति का एसआई मात्रक क्या होता है कमेंट करके बताइए। यार ये भी साइंस में बताना पड़ेगा, तब तो फिर स्थिति खराब है। और इस वजह से पूछ रही हूं कि सामने एग्जाम है आपका, इस वजह से। चलिए बताइए, ये बताना पड़ जाए कि गति का एसआई मात्रक क्या है, तब तो बहुत बुरी स्थिति है। चलिए तुरंत बताइए कि गति का एसआई मात्रक क्या है। कौन सी गैस है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती, कौन सी गैस है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, चलिए बताइए। नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? ऑप्शन है आप सबके सामने, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑक्सीजन, मीथेन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही HCl भी कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सी गैस है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है? तो आप मुझे ये बताइए कि नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है, बताइए नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है। तब तक मैं पानी पी लूँ 1 सेकेंड। चलिए बताइए कौन सी गैस है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है, जल्दी बताइए। नीले लिटमस पेपर को लाल करने का जो काम होता है वो किसका होता है? अम्ल का होता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल कौन करता है? जो भी अम्ल होगा वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पेपर को लाल करने का काम कौन करेगा? कोई भी अम्ल करेगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? HCl। कि नीले लिटमस पेपर को लाल करने का काम कौन करता है? कोई भी एसिड की उपस्थिति में ही नीले लिटमस पेपर का जो कलर है वो लाल होता है। तो एसिड क्या है यहाँ पे? एक ही एसिड HCl। तो HCl की उपस्थिति में जो नीला लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा? नीला लिटमस पेपर लाल हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को याद रखिएगा कि नीला लिटमस पेपर लाल कब होता है, किस अम्ल की उपस्थिति के कारण? तो HCl की उपस्थिति के कारण नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो अम्ल की उपस्थिति में होगा, और एक ही अम्ल क्या उपस्थित है यहाँ पे? HCl। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन सी गैस सर जो नीले लिटमस पेपर को लाल करेगी? हालांकि गैस पूछा था लेकिन वहाँ गैस नहीं होगी। कौन सा तत्व है जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है? तो HCl कर देता है, क्योंकि वो अम्ल है और अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। प्रकाश की गति कितनी होती है बताइए? प्रकाश की गति कितनी होती है? और ये बताना भी नहीं पड़ना चाहिए। प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। बताइए तो प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो प्रकाश की गति कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना ही करना है, लेकिन इनमें ज़्यादा समय नहीं देना है। इस वजह से क्योंकि एक बार तो दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं कि ठीक है हमने पढ़ा है, हमने रिवीजन कर लिया है इसका, क्योंकि सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक्स नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, इस वजह से रिवीजन करना है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या बोलता है? न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या बोलता है? आप सबके सामने ऑप्शन है। गति में रहने वाला पिंड गति में ही रहेगा, F = ma, F = द्रव्यमान को m से दर्शाते हैं, ये a है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, कोई नहीं। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है बताइए? बताइए। न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे रॉकेट का उड़ना क्या है? नीचे से प्रेशर दिया जाता है, विपरीत प्रतिक्रिया ऊपर जाती है, नीचे से ईंधन जलता रहता है नीचे की तरफ और ऊपर रॉकेट चलता चला जाता है। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है।
F इक्वल टू ma, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन है। न्यूटन का दूसरा नियम का सूत्र क्या है? F इक्वल टू ma। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य आरोपित ना किया जाए। और न्यूटन का जो पहला नियम है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। और शायद न्यूटन के तीनों नियम मैंने समझाए हैं टेस्ट में और मैराथन क्लासेस में, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और दूसरा नियम F इक्वल टू ma, और पहला नियम जड़त्व का नियम है। और जड़त्व का नियम कहता है कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगी, गतिमान में है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। गेट है आपका, अगर वो गेट खुला हुआ है तो खुला ही रहेगा ना, जब तक कि आप उसको खींच के बंद नहीं करेंगे। तो वो क्या है? वो जड़त्व का नियम है कि जब तक आप उस पर बल नहीं लगाएंगे तो वो उस पर कोई क्रिया नहीं होगी। वो न्यूटन का पहला नियम कहलाता है कि कोई वस्तु स्थिर है, गेट स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगा। कब तक? जब तक कि आप उस पर बाह्य बल आरोपित नहीं करेंगे। वो कहलाता है जड़त्व का नियम, ठीक है। चलिए, और प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, तो आपको पता है कि रॉकेट इसका से बेहतर उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम क्लोराइड। मार्बल जो आपके घरों में भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, तो मार्बल का जो रासायनिक नाम है या रासायनिक सूत्र कहिए तो इसे CaCO3 के नाम से भी जाना जाता है। और CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो मार्बल का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। इसमें चूना पत्थर होता है, कैल्साइट होता है, इससे मिलकर बनता है चूना पत्थर, और दूसरा क्या है? कैल्साइट, इससे मिलकर ये बनता है। तो मार्बल का जो सूत्र है वो क्या है? मार्बल का सूत्र है CaCO3। और ये किन खनिजों से मिलकर बना होता है? ये चूना पत्थर और कैल्साइट नामक जो खनिज हैं उनसे मिलकर बना होता है। ये दो खनिज हैं। मान लीजिए पूछ लिया कि मार्बल किन खनिजों से मिलकर बना होता है, तो क्या करेंगे आप? तो थोड़ा सा तैयार रहिएगा कि मान लीजिए पूछ लिया कि मार्बल किन खनिजों से मिलकर बना होता है, तो चूना पत्थर खनिज और कैल्साइट खनिज, ठीक है। मार्बल का सूत्र क्या है? मार्बल का सूत्र होता है CaCO3। और रासायनिक नाम हो जाएगा, जब ये CaCO3 है तो सीधी सी बात है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा, मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, ठीक है। और मान लीजिए इस चीज़ फॉर्म में भी पूछे तो पता होना चाहिए। और मार्बल में कौन से दो खनिज पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर और कैल्साइट नामक खनिजों से मिलकर मार्बल बनता है, ठीक है। चलिए, तो मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और इसमें कौन से दो तत्व पाए जाते हैं? तो चूना पत्थर और कैल्साइट। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? जल्दी बता दीजिए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा, स्टील, कार्बाइड, टंगस्टन। जल्दी बताइए, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताइए। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, क्योंकि इसमें कारण जान लीजिए, जो परमाणु हैं हीरे में, जो परमाणु होते हैं वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। एक कोई एग्जाम था, उसमें पूछा था कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ क्यों है, तो उसमें ये ऑप्शन था कि वो बहुत स्ट्रांगली जो सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये थोड़ा सा पता रखिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछ ले कि हीरा सबसे कठोर पदार्थ क्यों है, क्योंकि इसमें जो परमाणु होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली शक्तिशाली जो सहसंयोजक बंध हैं उसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं, इसलिए हीरा सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ क्यों है? क्योंकि जो इसके परमाणु हैं वो बहुत स्ट्रांगली जो सहसंयोजक बंध हैं उसके द्वारा जुड़े होते हैं। कि हीरा जिन परमाणुओं से मिलकर बना है, या हीरा के जो परमाणु हैं वो किसके द्वारा बंधे हुए हैं? शक्तिशाली सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े हुए हैं। इस वजह से हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है, शक्तिशाली सहसंयोजक बंध। चलिए, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबको पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि आखिर ये कठोर क्यों है, क्योंकि इसके जो परमाणु हैं वो शक्तिशाली जो सहसंयोजक बंध हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। कौन सा अम्ल है जो पेट में पाया जाता है? बता दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड, मर जाएगा इंसान इसमें। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। बताइए कौन सा अम्ल है जो पाया जाता है हमारी बॉडी में? कौन सा अम्ल है? तो आप सबको पता है हमारी बॉडी में HCl पाया जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? जल्दी बता दीजिए, एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है एसिटिक एसिड। हमारे पेट में कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो HCl हमारी बॉडी में पाया जाता है, HCl अम्ल पेट में पाया जाता है, एसिटिक एसिड सिरके में। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? जल्दी बताइए। ये छोटे छोटे जो सवाल हैं ये वो सवाल हैं जो 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं जिस सिली मिस्टेक्स आप करते हैं।
सिली मिस्टेक्स क्यों होती हैं? क्योंकि रिवीजन नहीं होता है। जब एक बार हमारी नज़र के सामने से क्वेश्चन गुजर जाता है और हमारा 2 दिन बाद एग्जाम है, 10 दिन बाद एग्जाम है, तो हमें डाउट्स नहीं होते हैं। वो एग्जाम हॉल की जो नर्वसनेस होती है ना, उसमें बहुत डाउट्स आते हैं दिमाग में, वही सिली मिस्टेक्स करवाता है। और उससे बचना है तो ये इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूरी है, इस तरह के भी सवालों की। तो बता दीजिए कि हमारे शरीर का तापमान कितना होता है। ऑप्शन दिया गया है 98.6 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट, 96.8 फ़ारेनहाइट, 99.9 फ़ारेनहाइट। बताइए तो हमारे शरीर का जो तापमान होता है आप सबको पता है कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में मैं बता रही हूँ 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर इसको फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो फ़ारेनहाइट में ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। तो दोनों के लिए तैयार रहिएगा। समान तापमान पूछे कि मानव शरीर का कितना है, तो समान तापमान डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे शरीर का तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? 1 सेकंड दिया जाता है इस सवाल के लिए आपको कि कोशिका का जो पावर हाउस है वो किसे कहा जाता है। आपके सामने ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्की बॉडी, नाभिक, क्लोरोप्लास्ट। तो जो पावर हाउस है कोशिका का वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? जो कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोफिल किसके प्रकाश में सहायक होता है? किसके प्रकाश के अवशोषण में सहायक होता है? जो क्लोरोफिल है वो किसके प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है या किसके प्रकाश के अवशोषण में सहायक होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सूर्य का प्रकाश। तो आप सबको पता है क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, तभी पौधे भोजन बना पाते हैं। पौधे भोजन क्यों बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं और सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका यूज़ करके, पानी का यूज़ करके पौधे भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होता किसके द्वारा है? पौधों में ये जो क्लोरोफिल पाया जाता है, ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है। इस क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इस क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ये सब पूछा जाता है, ये सारे सवाल आते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा कि क्लोरोफिल किसके जो अवशोषण में सहायक है? तो सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में सहायक है। और क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। और इसमें कौन सा एक तत्व मौजूद होता है? ये सवाल बहुत पूछा गया है कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ठीक है, और सूर्य के प्रकाश संश्लेषण क्रिया बतानी पड़ेगी क्या आपको? आप सब जानते हैं ना कि जो पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसका उपयोग करके, पानी का उपयोग करके ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और ग्लूकोज बनाते हैं। तो उसकी प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता कौन है? ये क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है? पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। तो सवाल आता है कि क्लोरोफिल में कौन सी एक धातु उपस्थित होती है? तो ये मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल किसके प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी है? तो सूर्य के प्रकाश के। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के अवशोषण में सहायक है। क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं था, मतलब मिसप्रिंट था। चलिए, परमाणु का केंद्रक किससे मिलकर बना होता है? परमाणु का केंद्रक किससे मिलकर बना होता है? और ये सवाल मैंने अभी बताया है आपको कि जो परमाणु का केंद्रक है वो किससे मिलकर बना है? केवल प्रोटॉन से, केवल न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। तो मैंने बताया है ये है परमाणु। ठीक है, इसके चारों ओर है इलेक्ट्रॉन्स, ये चारों ओर है इलेक्ट्रॉन्स। और नाभिक में कौन से दो तत्व पाए जा रहे हैं? नाभिक में पाया जा रहा है एक प्रोटॉन और दूसरा क्या पाया जा रहा है? न्यूट्रॉन। क्लियर? एक प्रोटॉन पाया जा रहा है, दूसरा न्यूट्रॉन पाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन में क्या है? माइनस चार्ज, प्रोटॉन में है प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। प्रोटॉन की आपको बताना है। परमाणु का केंद्रक किससे मिलकर बना है? परमाणु का जो नाभिक है उसमें कौन से दो तत्व मौजूद हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कि परमाणु का केंद्रक किनसे मिलकर बना है? हमें दिख रहा है कि ये जो परमाणु का नाभिक है उसमें दो तत्व मौजूद हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किससे मिलकर बना है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। चलिए आगे बढ़ें। हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है? हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है? बताइए, हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है? ऑप्शंस दिए गए हैं, अम्ल का, एसिड का, क्षार का, लवण का, अम्ल और क्षार दोनों का। तो आप सब जानते हैं हल्दी दोनों का प्राकृतिक सूचक है, अम्ल और क्षार दोनों का। कैसे ये बताइए? हल्दी है, हल्दी जब ये अम्लीय विलयन बनाती है, अम्लीय विलयन बनाती है या जब इसे अम्ल में घोला जाता है तो ये कैसा रंग देती है?
ये पीला रंग देती है, ठीक है। जबकि इसे किसी अम्ल में घोलेंगे आप हल्दी को तो ये पीला रंग देगी। लेकिन जैसे हल्दी है आपके जब कपड़ों में लग जाती है तो आप उसमें क्या लगाते हैं, साबुन लगाते हैं। साबुन क्या है, क्षार। तो जैसे ही वो किसी क्षार के संपर्क में आती है तो वो कैसा रंग दे देता है, लाल रंग या भूरा रंग। तो हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है, हल्दी दोनों का प्राकृतिक सूचक है। बस याद ये रखना है कि जब हल्दी किसी अम्लीय विलयन के संपर्क में आती है तो वो पीला रंग ही देती है। लेकिन हल्दी जैसे ही क्षार के संपर्क में आती है, जैसे साबुन है, आप जब कपड़ों में हल्दी लग जाती है आपके तो आप साबुन से धुलते हैं, हल्दी को साबुन से धुलते हैं, तो जैसे ही उसमें साबुन जो लगता है, निरमा लगता है, तो हल्दी कैसी हो जाती है, लाल हो जाती है। तो इसी वजह से जब हल्दी किसी क्षार के संपर्क में आती है तो वो कैसा रंग देती है, लाल रंग देती है या भूरा रंग देती है। तो हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है, राइट आंसर हो जाएगा हल्दी अम्ल का भी प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि अम्लीय विलयन में ये पीला रंग देती है। और ये क्षार का भी सूचक है, क्षार में ये कैसा रंग देती है, लाल रंग या भूरा रंग देती है, ठीक है। तो हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक हो जाएगी, हल्दी प्राकृतिक सूचक हो जाएगी दोनों अम्ल और क्षार का। अम्लीय विलयन में हल्दी कैसा रंग दे रही है, पीला। और हल्दी को जैसे ही किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है, जैसे साबुन है, डिटर्जेंट है, तो वो कैसा रंग दे देती है, तुरंत कपड़ा लाल हो जाता है। इसीलिए बचा जाता है ना कि कपड़ों में हल्दी नहीं लगनी चाहिए। हल्दी लगी, जैसे ही हम उसे डिटर्जेंट से धोएंगे तो वो लाल रंग कर देगी, तो कपड़ा खराब हो जाता है। तो इसीलिए हल्दी किसका प्राकृतिक सूचक है, अम्ल का भी है, क्षार का भी है। अम्ल में ये पीला रंग ही देती है अम्लीय विलयन में, लेकिन क्षार के संपर्क में जैसे ही आती है वैसे ही ये लाल रंग दे देती है। तो किसका प्राकृतिक सूचक हो जाएगी, दोनों का, ठीक है। चलिए, रासायनिक परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है, रासायनिक परिवर्तन का प्रमुख उदाहरण कौन सा है। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ऑप्शन है, बर्फ का पिघलना, पानी का वाष्प बनना, दूध का फटना और नमक का घुलना। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें परिवर्तन के पश्चात, एक इस अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बनता है और वापस वो अपनी पूर्वावस्था में नहीं जा सकता। वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन, जिसमें एक नया पदार्थ बन रहा है, जिसमें एक नया पदार्थ बन रहा है और वापस वो अपनी पूर्वावस्था में नहीं जा सकता पदार्थ। तो बर्फ अगर पिघल रही है मान लीजिए, तो क्या बर्फ पिघलने के बाद कोई नया पदार्थ बन रहा है तो वो पानी ही, पानी को फिर से डाल देंगे तो वो बर्फ बन जाएगा। पानी का वाष्प बनना, पानी वाष्पित हो गया, पानी वाष्पित होने के बाद संघनन प्रक्रिया हुई, वापस धरती पर आ गया बारिश से। नमक का घुलना, नमक पानी में घुल गया, जब हमने वाष्पित कराया वापस नमक घुल गया, तो कोई नया पदार्थ बना क्या, नहीं। लेकिन जब दूध फट जाता है तो दूध के फटने के बाद नया पदार्थ बनता है, पनीर बन जाता है, दही बन जाता है। तो दूध के फटने के बाद नया पदार्थ बन रहा है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो रासायनिक परिवर्तन बेसिकली क्या होते हैं वो जानना जरूरी है। जरूरी थोड़ी है यही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में दे देगा, नहीं देगा। जानना जरूरी है कि आखिर रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। इस वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि इस क्लास में अच्छी चीज़ यही है कि आपको चीज़ें समझा दी जाती हैं, ताकि एग्जाम में एज इट इज़ क्वेश्चन भले ना मिले, लेकिन अगर रासायनिक परिवर्तन मिलेगा तो अब आपको पता है कि रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो आप सारे ऑप्शंस को देख लेंगे, क्या इसमें कोई नया पदार्थ बन रहा है, क्या इस अवस्था के बाद इसे पूर्व अवस्था में बदला जा सकता है। अगर नहीं बदला जा सकता वापस उसी अवस्था में, तो वो रासायनिक परिवर्तन है। तो अब आप इसको इवेल्युएट कर लेंगे, राइट आंसर क्लिक कराएंगे। तो थोड़ा सा ऐसे पढ़िए, रासायनिक परिवर्तन वो है जिसमें परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ बन रहा है और पदार्थ को उसकी वापस पूर्वावस्था में ले जाना संभव नहीं है, वो होते हैं रासायनिक परिवर्तन। और दूध का फटना एक ऐसी प्रक्रिया है कि दूध फटने के पश्चात उसे वापस उसी प्रक्रिया में नहीं लाया जा सकता और उसमें एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। बर्फ पिघल रहा है पानी में, पानी वापस बर्फ बन रहा है, पानी वाष्पित हो रहा है, संघनित होकर वापस नीचे आ रहा है। नमक पानी में घुल रहा है, कौन सा नया पदार्थ बन रहा है, नहीं। लेकिन दूध के फटने में बहुत सारी संभावनाएं हैं पनीर बनने की और स्थितियां, तो इस वजह से ये कैसा हो जाएगा, दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो आप जीवन में रासायनिक परिवर्तन मत भूलिएगा। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जल्दी बता दीजिए। मिल्क में कौन सा अम्ल पाया जाता है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए आपको एक एक नंबर दिलवाएंगे, और जो लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे उनका एक नंबर छूटेगा, क्योंकि वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम ये कर ले जाएंगे, और यही सिली मिस्टेक्स होती है एग्जाम में। तो 1 सेकंड का टाइम देके चीज़ें कर लेनी चाहिए। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है बताइए। तो दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, जल्दी बताइए। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में। खट्टे जो फल होते हैं उसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड, जैसे अंगूर है, नींबू है,
एसिटिक एसिड मैंने अभी बताया किसमें पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। और फार्मिक एसिड किस में पाया जाता है, जो बिच्छू का डंक है, चींटी का डंक है, बिच्छू और चींटी का डंक है, उसमें चींटी का जो डंक है उसमें क्या पाया जाता है, फार्मिक एसिड। ठीक है, तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। इसमें लैक्टोज शर्करा होती है दूध में, जो इसको लैक्टिक एसिड में बदलती है। ठीक है, तो दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में। खट्टे फलों में भी कैसे, जैसे नींबू है, संतरा है, अंगूर है, उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड सिरके में होता है और फार्मिक एसिड बिच्छू और चींटी के डंक में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फार्मिक एसिड थोड़ा सा याद रखिएगा। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, जल्दी बताइए। धारा को बढ़ाने में, वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में, ऊर्जा बनाने में, बल को मापने में। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है, जल्दी बताइए। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में होता है, चलिए बताइए। देखिए, जो ट्रांसफार्मर होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो पहला सवाल तो ये पूछा जाता है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। पहली चीज़, सिद्धांत पर कार्य करता है, ये पहली चीज़ है। ठीक है, अगर आएगा कि ये ट्रांसफार्मर काम क्या कर रहा है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। इसका काम क्या होता है, जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। प्रत्यावर्ती जो धारा है उसमें वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम किसका है, इसी ट्रांसफार्मर का होता है। और आप सबको पता है, आपके घरों में, आपकी इंडस्ट्री होगी, उद्योगों में, आपके ऑफिसेज में जो बिजली आती है दूर से, वो ट्रांसफार्मर के थ्रू ही आती है। तो घरों में, उद्योगों में, ऑफिसेज में जो दूर से बिजली को लाने का जो काम है, दूर से बिजली को का जो ट्रांसफ़र होती है बिजली, वो किसके द्वारा होती है, ट्रांसफार्मर द्वारा होती है। और यही जो प्रत्यावर्ती धारा है उसमें वोल्टेज को बढ़ाने और घटाने का काम करता है। और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। और ये सवाल एक बार पूछा गया सवाल है कि जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर है वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है। क्लियर, चलिए। तो ये वोल्टेज को बढ़ाने घटाने में ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है प्रत्यावर्ती धारा में। यहाँ आपके जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सकते थे हमने करवा दिए हैं। आज से जैसे मैराथन क्लासेस चालू हो गई हैं लास्ट के लिए कि बस अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। कल आप सब ने इतने मन से कहा साइंस की मैराथन, मुझे खुद लगा कि साइंस की मैराथन आपके लिए ज़रूर लानी चाहिए। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बताना है। दूसरी चीज़, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर कमेंट सेक्शन में करने हैं। तीसरी चीज़ कि आपको ये बता रहे हैं कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्लास के बाद आपको एक काम करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उस लिंक में चले जाइएगा इंस्टाग्राम चैनल की। हमारा चैनल है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्ट क्लिप्स में आपको रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगी। 30 सेकेंड्स में बहुत पॉलिटी का रिवीजन, हिस्ट्री का रिवीजन, ज्योग्राफी का रिवीजन, इवन करंट अफेयर्स। तो उसमें अगर आपको चैनल आपके लिए उपयोगी लगे तो उसको फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें डेली क्विजेस भी आते हैं, तो उसमें आपको मदद मिल जाएगी। अगला काम जो करना है इस क्लास के बाद, इस क्लास को आपने किया, जो इस क्लास में पहली बार हैं, सोशल साइंस की 2 मैराथन डाली गई हैं, उन्हें देख लीजिए। जिन्होंने वो मैराथन देख ली हैं, आपको वापस जाना है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में, उसमें मैराथन क्लासेस डली हुई हैं टॉपिक वाइज, पॉलिटी अलग, इकोनॉमिक्स अलग, ज्योग्राफी अलग, हिस्ट्री अलग। उनके वीडियोस देख लीजिएगा। टेस्ट डले हुए हैं साइंस के, टेस्ट डले हुए हैं सोशल साइंस के। मैराथन क्लासेस जैसे आज ये करवाई गई हैं, इसी तरीके की मैराथन क्लासेस डली हुई हैं साइंस की, इसी एमपी टेट चयन पात्रता परीक्षा। और एक चीज़ और मेंशन कर दूं मैं कि साइंस और जीएस, वो सारे सब्जेक्ट्स जो हैं साइंस और जीएस के, आपके किसी भी एग्जाम में उपयोगी हैं। स्टेट पीसीएस आप दे रहे हो, एसआई दे रहे हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी में भी जिसमें जीएस आ रही है और साइंस आ रही है, ये क्लास आपके लिए उपयोगी है। तो कृपा करके ये मत सोचिए कि जीएस तो नहीं बदल जाएगी ना किसी दूसरे एग्जाम में, साइंस तो नहीं बदल जाएगी किसी दूसरे एग्जाम में, वो सेम ही रहेगी। तो ये जो रेलवे बैंकिंग वाले बच्चे हैं, स्टेट पीसीएस वाले, एसएससी वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी ये क्लासेस, ये क्विज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
इस तरह की और वीडियोस चाहिए, प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारी वीडियो अपलोड की गई हैं। लिखा होगा MP टेट चयन पात्रता परीक्षा मैराथन क्लास टॉपिक वाइज, उसमें आपको इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस मिलेंगे। टेस्ट डले हुए हैं, टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम के पहले जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर होगा। जो उस क्लास को देख चुके हैं उन्हें बार बार देखिए। एक क्लास में आप देखते हैं एक क्वेश्चन में कितनी सारी प्रैक्टिस कराई जाती हैं, तो एक क्वेश्चन में आपको 10 फैक्ट पता चलते हैं नए, तो उसमें बार बार आपका रिवीजन होता है, आप उसे जितनी बार देखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो इस चैनल में पहली बार है, जब आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबाएंगे तभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। जो अगली वीडियो इसके बाद अपलोड होगी तो वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबा लीजिएगा, तभी नोटिफिकेशन आएगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, परेशान नहीं होना है, काम धैर्य के साथ एग्जाम देना है, तैयारी चलती रहेगी आपके एग्जाम तक। जय हिंद, जय भारत।